नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको विस्तृत व्याख्या के माध्यम से कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक है, वो है तटीय भाग एवं द्वीप समूह। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ आज का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प में नगरीय केंद्रों के नाम दिए गए हैं, उसमें नागपट्टिनम है जो कि कोरोमंडल तट पर अवस्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए नागपट्टिनम। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक बात और स्पष्ट रूप से याद रखना आपको आवश्यक है कि जो कोरोमंडल तट का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो जो कोरोमंडल तट का विस्तार है ये कुमारी अंतरिप अर्थात केप कैमरून से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा तक इसका विस्तार है। देखिए आप पूर्व में ये जान चुके हैं कि जो कन्याकुमारी है इसको केप कैमोरिन या कुमारी अंतरिप के नाम से भी जानते हैं, पहली बात। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तटीय मैदान है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। और अगर हम राज्य के आधार पर देखें तो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का जो तटीय मैदान है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जैसे यहां पर दिया है नागपट्टिनम, इसके अलावा अगर हम बात कर लें कोरोमंडल तट पर तो चेन्नई और तूतीकोरिन ये भी इस क्षेत्र के प्रमुख पत्तन हैं। तो नागपट्टिनम, चेन्नई और तूतीकोरिन ये तीन नाम आप प्रमुख रूप से याद रखेंगे। यहां पर अगर हम बात कर लें पूर्वी तटीय मैदान की, तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान जो है वो उत्तर में जो इसका भाग है उसको कहते हैं उत्कल तट या उत्तरी सरकार या कलिंग तट। और ये जो उत्कल तट है या जो कलिंग तट है या जिसको आप उत्तरी सरकार कह रहे हैं, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है। क्लियर है? और इसी के दक्षिण में कोरोमंडल तट है जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। स्पष्ट हो गया? अब देखिए कई बार होता क्या है कि सीधे फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या कई बार कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न को स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको यहीं पर पूर्वी तटीय मैदान की कुछ विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है अगर हम उससे तुलना करें तो जो पूर्वी तटीय मैदान है ये अधिक चौड़ा है। क्लियर है? और ये जो पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है इसका जो दक्षिणी भाग है ये अधिक चौड़ा है। और अधिक चौड़ा होने का कारण तो यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का ये डेल्टा भाग है जहां पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है। क्लियर है? और इस कारण से यहाँ पर कृषि की भी प्रधानता देखी जाती है और कृषि प्रधानता होने के कारण यहाँ पर घनी जनसंख्या है। और ये कृषि प्रधानता का मतलब है स्पष्ट रूप से यहाँ पर उपजाऊपन ज्यादा होगा और यहाँ जो सबसे ज्यादा कृषि की जाती है वो धान की होती है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी प्रमुख बात आप याद रखिएगा पूर्वी तटीय मैदान के बारे में कि पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रयों की कमी है। ठीक है? इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं कि पूर्वी तटीय भाग पर जो प्राकृतिक पोताश्रय इनकी कमी है कि नहीं, तो आप कहेंगे कमी है। और एक बात और याद रखिएगा, कहीं कहीं पर लैगून का निर्माण भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चिल्का झील, कोलेरू, पुलिकट, ये जो है लैगून का निर्माण है। ठीक है? और एक बात और याद रखिएगा, ये जो चिल्का है ये एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कोलेरू की बात की, तो ये जो कोलेरू है कई बार पूछ लेता है कि किन नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि जो कोलेरू है ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें पुलिकट की तो याद रखिएगा ये जो पुलिकट है ये चेन्नई के उत्तर में है। क्लियर है? और याद रखिएगा इसी में श्रीहरिकोटा द्वीप भी है। क्लियर है? ये भी बात स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और जो पुलिकट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच फैला हुआ है। क्लियर है? तो ये भी बात स्पष्ट याद रखेंगे। और चिल्का के बारे में एक बात याद रखिएगा कि जो चिल्का है यहाँ पर इरावदी डाल्फिन मिलती है। क्लियर है? ये भी बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं थी पूर्वी तटीय मैदान की जो आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 202 और पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा व केप कैमोरिन के मध्य स्थित है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक यानी केप कैमोरिन या कुमारी अंतरिप का जो तट भाग है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इसलिए प्रश्न संख्या 202 का सही जवाब होगा विकल्प ए कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्लियर है? यानी सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला है प्रश्न संख्या 203, पूछा जा रहा है कि केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो केरल तट है इसको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 203 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखेंगे केरल को मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर भी कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अब जो बात हो रही है पश्चिमी तटीय मैदान की हो रही है। क्लियर है? और ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको तीन भाग में मुख्य रूप से आप बांटकर देख सकते हैं। जो इसका सबसे उत्तरी तट है उसको कहते हैं कोंकण तट। क्लियर है?
याद रखिएगा कोंकण तट जो है ये गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान है। कोंकण तट अगर हम बात कर लें पर्टिकुलर प्लेस से तो ये सूरत से गोवा तक का जो तटीय मैदान है इसको कोंकण तट कहते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, ये जो कोंकण तट है इस पर कई प्राकृतिक पोताश्रय पाए जाते हैं। अभी आपने देखा था कि हमने आपसे कहा था कि पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रयों की कमी है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान में कोंकण तट पर कई प्राकृतिक पोताश्रय पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कटा फटा है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, अगर हम इसके दक्षिण में देखें गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक के क्षेत्र को, तो इसको कहते हैं कन्नड़ तट या इसको कर्नाटक तट के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा ये जो गोवा से कर्नाटक का मैंगलोर वाला क्षेत्र जिसको आप कन्नड़ तट या कर्नाटक तट कह रहे हैं ये अधिक सकरा मैदान है। क्लियर है? याद रखिएगा ये अधिक सकरा मैदान है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि जो पश्चिमी तट है ये मध्य में संकीर्ण है और उत्तर और दक्षिण की तरफ जो है ये चौड़ा हो जाता है। क्लियर है? ये भी बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके दक्षिण भाग में चलें तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय मैदान है इसी को मालाबार तट कहा जाता है। क्लियर? जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि केरल का तट क्या कहलाता है, तो आपने कहा था मालाबार तट कहा जाता है। क्लियर? और याद रखिएगा मालाबार तट में पश्च जल यानी बैक वाटर और लैगून की प्रधानता है। और याद रखिएगा इसे केरल में कयाल भी कहते हैं। क्लियर है? ये वो भाग है जो स्थल द्वारा घेरे गए। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जो पश्चिमी तट की लैगून झील में है उसमें सबसे बड़ी जो है वो केरल की वेमनाथ झील है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें कयाल की तो ये तो आप समझ गए कि इसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। ये जो कयाल है ये मछली पकड़ने के साथ साथ अंतः स्थलीय नौकायन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में आपने ये सारी चीजें तो देख ली। यहां एक बात और याद रखिएगा कि जो पश्चिमी तट है इसके पास जो अवस्थिति पश्चिम घाट है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं या जो अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियां हैं इनके बीच ये जल विभाजक का कार्य करता है। क्लियर है? यानी पश्चिमी तट के पास अवस्थित जो पश्चिमी घाट है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों या अरब सागर में गिरने वाली जो छोटी नदियां इनके बीच जल विभाजक का कार्य भी करता है। ये भी बात आप स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने ये पूरी बातों को देखा पश्चिमी तट और पूर्वी तट में। और पश्चिमी तट के बारे में आपने ये भी देखा कि यहाँ पर जो केरल का क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो मालाबार तट है ये खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा व्यावसायिक जो फसल है उनके उत्पादन यहाँ पर अधिक होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और आप याद रखेंगे कि जो पश्चिमी तट है ये निमज्जित तट का उदाहरण है। निमज्जित तट का मतलब कि जो पश्चिमी तट है ये जलमग्न तट है। क्लियर है? और इसी प्रकृति के कारण ये एक संकीर्ण क्षेत्र है और ये पत्तनों और बंदरगाहों के लिए प्राकृतिक स्थिति प्रदान करता है। क्लियर है? जैसे अगर बात कर लें तो कांडला, मजगांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्याहावा सेवा, मरमागांव, कोच्चि, मैंगलुरु। क्लियर है? तो ये सभी इसके उदाहरण। तो याद रखेंगे पश्चिमी तट जो है ये जलमग्न तट का उदाहरण। निमज्जित का मतलब था जलमग्न। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा कि इस तट पर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं अपने तीव्र प्रवाह और पठारी संरचना के साथ साथ कम अवसाद भार के लिए भी जानी जाती हैं और इनके द्वारा ज्वारनद मुख का निर्माण किया जाता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपने पश्चिमी तट के कुछ विशेषताओं के तौर पर देख ली। क्लियर है? तो आपने ये पूरी बातें देखी। यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि जो मालाबार तट है ये उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में लंबे संकरे लैगून कयाल पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या मैंने कर दी है। इस क्षेत्र की मिट्टी कॉप एवं महीन लेटराइट प्रकार की होती है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और इस क्षेत्र में मैंने आपसे कहा था कि जो मालाबार तट है यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा व्यापारिक फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं कि रबर, सिनकोना, कहवा, गर्म मसाला, नारियल आदि के बागान यहाँ पाए जाते हैं। पेरियार यहाँ की प्रमुख नदी है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि इस तट पर मोनाजाइट, जिरकान और थोरियम जैसे आणविक खनिज भी पाए जाते हैं। क्लियर है? मोनाजाइट, जिरकान और थोरियम जैसे। क्लियर है? तो इतनी बातें आप इस प्रश्न के अंतर्गत ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 204। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना। एक तरफ सागर पुलिन और दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम है। यहां पर ए विकल्प में लिखा है दीघा। तो दीघा को आप किससे कोरिलेट करेंगे? पश्चिम बंगाल से। तो ए को आपने कोरिलेट कर दिया दूसरे के साथ। गोपालपुर आंसी, तो ये जो गोपालपुर आंसी इसको किससे कोरिलेट करेंगे? उड़ीसा से। तो यहां पर बी को तीसरे के साथ। कलांगुट, तो ये कलांगुट किससे कोरिलेट होगा? गोवा से। तो सी को आप चौथे के साथ। और मरीना को किससे? तमिलनाडु से। तो यहां पर डी को पहले के साथ। तो आपका जो सही कोड बन रहा है 2 3 4 1।
2, 3, 4, 1 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि दीघा को आप कोरिलेट करेंगे पश्चिम बंगाल से, गोपालपुर आंसी को उड़ीसा के साथ, कलांगुट को गोवा के साथ और मरीना को तमिलनाडु से कोरिलेट करेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 205 और पूछा जा रहा है कि कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। तो याद रखिएगा कोरी निवेशिका किस पर स्थित है, तो याद रखेंगे कच्छ के रण पर। क्लियर है। तो कोरी निवेशिका जो है ये जो क्षेत्र है ये किस पर है, ये कच्छ के रण पर अवस्थित है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 205 का डी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा इसको समझिए, कोरी निवेशिका या कोरी खाड़ी या कोरी क्रीक ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एक ज्वारीय संकरी खाड़ी है। क्लियर है, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। क्लियर है। तो याद रखेंगे कोरी निवेशिका हो या कोरी खाड़ी या कोरी क्रीक, इसको आप कहां से कोरिलेट करेंगे, तो गुजरात के कच्छ के रण से, और ये एक ज्वारी संकरी खाड़ी है। क्लियर है। ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 206 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है, यानी सर्वाधिक लंबी तटरेखा पूछी जा रही है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, गुजरात राज्य की जो तटरेखा वो सर्वाधिक लंबी है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 206 का सही जवाब होगा विकल्प ए, गुजरात राज्य की जो तटरेखा वो सबसे लंबी है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए तटरेखा के बारे में पूर्व में चर्चा हो चुकी है, सबसे पहले ही जो क्लास आई थी उसी में जब प्रश्न आपने कवर किए थे तो वहां पर इसकी विस्तार में चर्चा हुई थी। अगर भारत की तटरेखा की लंबाई करें तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा जो प्रश्न में पूछा गया वो गुजरात राज्य में है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। क्लियर है। तो पहली बात तो इस सीक्वेंस को याद रखना है कि तटरेखा की लंबाई के आधार पर जो टॉप स्टेट्स हैं उसमें गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहां पर आपसे राज्यों के बीच पूछा जा रहा है। अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिखा रहेगा, अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिख दे तब वहां पर नंबर 1 पर अंडमान निकोबार आ जाएगा। क्लियर है। याद रखेंगे, अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिख दे, यानी स्टेट्स या यूटी के बीच में आपको देखना हो कि सर्वाधिक तटीय रेखा किसकी है, तो याद रखेंगे तब अंडमान निकोबार जो है नंबर 1 पर आ जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, जिस प्रश्न पर डिटेल में चर्चा हो चुकी है उस पर समय नहीं ज्यादा लगाना है। जो नए प्रश्न है जहां पर संभावनाएं चर्चा की हो वहां पर समय लगाते हुए हम लोग होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 207 में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अब देखिए पश्चिमी तट पर कौन स्थित नहीं है। सबसे पहले है दमन, तो ये पश्चिमी तट पर है। जंजीरा, तो जंजीरा महाराष्ट्र में है, तो ये भी आपका पश्चिमी तट पर है। कराईकल, ये जो कराईकल है ये कराईकल कहां पर है, तो याद रखिएगा ये जो कराईकल है ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। क्लियर है। तो ये कराईकल है कहां पर, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में है। क्लियर है। तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 207 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपने स्पष्ट देख लिया कि जो कराईकल है ये कहां पर है, पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, ये जो कराईकल है ये भारत के पूर्वी तट पर है और ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का म्यूनिसिपल क्षेत्र है। क्लियर है। और अभी आपने देखा कि दमन, जंजीरा और रत्नागिरी ये सभी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अब ये जो कराईकल है ये प्रश्न बहुत आसान है। अब पूछिए क्यों, क्योंकि ये पुडुचेरी का ही भाग है। अब देखिए थोड़ा सा पुडुचेरी को समझ लेंगे तो इस तरह के प्रश्न कभी आपसे गलत नहीं होंगे। देखिए जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ये मुख्य रूप से 4 इसके क्षेत्र हैं। कौन कौन, यनम, पुदुचेरी, माहे और कराईकल। यनम, पुदुचेरी, माहे, कराईकल। देखिए ये जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु राज्य में, और माहे जो है ये केरल में। अगर माहे रहता तब ये पश्चिमी तट पर रहता क्योंकि ये केरल राज्य में है। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो यनम, पुदुचेरी, माहे और कराईकल है इसमें सबसे छोटा है माहे। क्लियर है। और ये जो मैं आपसे नाम बोल रहा हूं यनम, पुदुचेरी, माहे और कराईकल, ये इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है। कई बार इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी पूछ लिया गया है। तो इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे पूरे पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को कि उत्तर से दक्षिण देखें तो यनम आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में और फिर कराईकल तमिलनाडु में। क्लियर है। तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। और आप ये बात जानते हैं कि जो पुदुचेरी है ये इस पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था और 1 नवंबर 1954 को भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण करके यूटी बनाया। क्लियर है। ये बात आप स्पष्ट रूप से जान रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, पुदुचेरी में कुछ वहां पर जो स्थित प्लेस है, जो वहां पर निर्माण हुआ है उससे भी संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अरविंद आश्रम कहां पर, पुदुचेरी में है। एक प्रश्न पूछा जाता है जॉन ऑफ आर्क स्क्वायर, ये कहां पर, पुदुचेरी में। तो स्पष्ट याद रखेंगे जॉन ऑफ आर्क स्क्वायर कहां पर है,
पुदुचेरी में है। ओरोविले क्रीज, ये जो ओरोविले क्रीज है ये भी कहाँ पर है? पुदुचेरी में। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वॉर थियोसोफिकल चर्च ये भी कहाँ पर है? पुदुचेरी में। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब इस तरह के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, क्लियर है। और जंजीरा कहाँ पर? महाराष्ट्र। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 208। प्रश्न संख्या 208 में पूछा जा रहा है कि पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है। देखिए, अगर हम बात कर लें पाक खाड़ी की, तो पाक खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 208 का बी विकल्प से जाएगा, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है पाक खाड़ी, क्लियर। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है पाक की खाड़ी, क्लियर। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जरा पाक की खाड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। अगर देश के आधार पर बात कर लें तो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो कि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, क्लियर है। यानी जो पाक की खाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। याद रखिएगा, इसे पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। तो पाक जलडमरू मध्य किसके बीच हो गया? भारत और श्रीलंका के बीच, क्लियर है। और ये जो पाक की खाड़ी ये किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, क्लियर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो विकल्प में कच्छ की खाड़ी दिया था, तो ये जो कच्छ और खंबात की खाड़ी है गुजरात राज्य में, क्लियर है। और जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, इन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इनको कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है, क्लियर है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। और 9 डिग्री चैनल के बारे में एक बात और याद रखें, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, उसी तरह अगर 9 डिग्री चैनल को और थोड़ा सा डीप में चलें तो जो लक्षद्वीप का कन्नानूर द्वीप समूह है ये मिनी काय द्वीप के बीच, इन दोनों के बीच 9 डिग्री चैनल है। यानी लक्षद्वीप के कन्नानूर द्वीप समूह और मिनी काय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, क्लियर है। ये बात आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। इसी तरह से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 11 डिग्री चैनल कहां पर है। तो आपको मैंने पूर्व में बताया कि जो 11 डिग्री चैनल है ये अमीनी द्वीप और कनामोरे द्वीप को विभाजित करता है, क्लियर है। स्पष्ट याद रखेंगे कि जो 11 डिग्री चैनल है ये अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप को विभाजित करता है, क्लियर है। इसी तरह एक प्रश्न और यहां पर कोरिलेट कर सकते हैं, आधा डिग्री चैनल यानी हाफ डिग्री चैनल, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, आधा डिग्री चैनल जो है ये मालदीव की जो राजधानी माले है और भूमध्य रेखा के बीच में, क्लियर है। मालदीव की राजधानी माले और भूमध्य रेखा के बीच में आधा डिग्री चैनल है, क्लियर है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि मालदीव अभी फिलहाल में काफी चर्चा में रहा है, क्लियर है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। और एक बात ये भी आप जान रहे हैं कि जो पंबन द्वीप है ये मन्नार की खाड़ी में है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 209 और पूछा जा रहा है कि पाक जल संधि भारत को पृथक करती है। तो अभी आपने पढ़ लिया कि अगर पाक जल संधि या पाक जलडमरू के बारे में बात करें तो ये किन दो देशों के बीच की बात हो रही थी? भारत और श्रीलंका के बीच। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 209 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अभी पिछले ही प्रश्न में आपने इसको डिटेल में देखा है। अगला प्रश्न संख्या 210 और पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और दिए गए कूट के आधार पर इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। प्रश्न को समझिए, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से शहर ऐसे हैं जो पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। अभी इसी तरह का प्रश्न अभी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो जरा पैटर्न को पकड़िए कि इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए जरा देखिए, जैसे यहां पर पहला नंबर दिया जंजीरा, ये नाम उसमें भी था, पिछले प्रश्न में भी था, और मैंने आपसे कहा था ये कहां पर? महाराष्ट्र में। तो चलिए, ये तो पश्चिमी तट पर स्थित है, क्लियर है। यानी यहां पर आपके आंसर में जंजीरा तो आ जाएगा, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा दिया उडुपी। अब उडुपी कहां पर है? तो उडुपी कहां पर है? कर्नाटक राज्य में, क्लियर है। तो कर्नाटक राज्य पश्चिमी तट पर है, ये भी आ जाएगा। ओरोविले, अब देखिए ओरोविले आ गया यहां पर। अभी पिछला प्रश्न जो आपने देखा था उसमें कराईकल लिखा था, और जब मैंने कराईकल को एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि पुडुचेरी में ओरोविले क्रीज है, अरविंद आश्रम भी है, जॉन ऑफ आर्क स्क्वायर भी है, क्लियर है। तो ये देखिए कोरिलेट हुआ, यानी ओरोविले कहां पर है? तो ओरोविले जो है पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में। तूतीकोरिन ये कहां पर है? तो ये स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि तूतीकोरिन कहां पर है? तमिलनाडु में, यानी पूर्वी तट पर है। तो इस तरह भी आप कर ले जाएंगे, क्लियर है। और एक बात और याद रखिए, अब जैसे इसी प्रश्न को करना हो, मान लीजिए कि आपको ओरोविले नहीं पता था, ये स्पष्ट था कि जंजीरा तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, आपको ये पता था कि जंजीरा महाराष्ट्र में है, तो आपने कहा जंजीरा तो होगा, यानी जिसमें एक है वही हमारा आंसर होगा, मतलब वो हमारा आंसर जरूर होगा। तो इस आधार पर आपका बी और सी तो कट गया, क्लियर है, बी और सी कट गया। अब बचा ए और डी। और तूतीकोरिन के बारे में आपको स्पष्ट है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है कि तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, यानी पूर्वी तट में है, यानी हमारे आंसर में 4 नहीं होगा, तो 4 हटा देंगे, तो इस आधार पर भी विकल्प ए सही हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से भी प्रश्न को आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके सॉल्व किया जाए, इस तरह की भी प्रैक्टिस को आपको डेवलप करना होगा, क्लियर है।
अगला देखिए, यही उपयोगिता होती है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जब आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ कवर करते हैं, तो इसी तरह आपको आगामी प्रश्नों को करने में सहूलियत मिलेगी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? राज्य की बात कर रहा है तो संख्या 9 है, यानी प्रश्न संख्या 211 का सी विकल्प हो जाएगा। आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। 9 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4। टोटल संख्या कितनी होती है? 13, यानी 9 स्टेट्स हैं और 4 यूटी है, यूनियन टेरिटरीज जो है ये 4 हैं, तो टोटल संख्या जो है 13 है। क्लियर? और 9 राज्य की बात करें जो तटरेखा पर है, जिससे संदर्भित प्रश्न अभी आपने पढ़ा था कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर महाराष्ट्र है। तो 4 स्टेट तो आपको ऐसे ही याद हो गए। क्लियर? इसके अलावा आप गोवा देखेंगे, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल। क्लियर है? तो ये देख लेंगे। अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये ऐसे 9 राज्य हैं जो तटरेखा बनाते हैं। क्लियर है? सबसे लंबी समुद्री तटरेखा राज्य के संदर्भ में गुजरात, और अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला देंगे तब नंबर 1 पर अंडमान निकोबार आ जाएगा। क्लियर है? समुद्री तटरेखा की लंबाई इसकी यानी गुजरात राज्य की वो है 1214.70 किलोमीटर, और भारत में द्वीपों सहित जो देश की कुल तटीय सीमा है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। क्लियर है? ये स्पष्ट है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है द्वीप समूह से संबंधित। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 212 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप में जो कुल द्वीप हैं वो 36 हैं, और इसमें से केवल 11 द्वीप पर ही मनुष्यों का आवास है। क्लियर? यानी यहां पर टोटल 36 द्वीप हैं और जिसमें से 11 द्वीप पर लोग रह रहे हैं। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि केरल के पश्चिम में अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप है। क्लियर है? यानी जो लक्षद्वीप है इसकी अवस्थिति कहां पर है? केरल के पश्चिम में अरब सागर में, और ये जो लक्षद्वीप समूह है ये इसका निर्माण प्रवाल निक्षेपों से हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने अवस्थिति भी देखी कि केरल के पश्चिम में अरब सागर में मौजूद है और ये प्रवाल निक्षेपों से बना हुआ है। इन द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है। क्लियर है? और लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? तो ये बातें आप लक्षद्वीप के संदर्भ में निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, लक्षद्वीप के संदर्भ में जैसे आपने अभी पुडुचेरी को देख लिया, वैसे लक्षद्वीप की अगर बात करें तो 1956 में इन द्वीपों को मिलाकर यूटी बनाया गया था। क्लियर है? और 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह को मिलाकर नाम रखा गया लक्षद्वीप। क्लियर है? यानी 1956 में जो द्वीप हैं उनको मिलाकर यूटी बनाया गया, और 73 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। क्लियर है? अगर लक्षद्वीप की राजधानी की हम बात कर लें तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। और याद रखिएगा कि जो यहाँ की भाषा है, भाषा के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर 1 से या 2 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर भाषा की बात करें तो यहां पर मलयालम, माहल और जेसरी। क्लियर है? लक्षद्वीप में मलयालम, जेसरी और माहल ये भाषाएं बोली जाती हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखिएगा जो लक्षद्वीप है ये केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। क्लियर है? स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो लक्षद्वीप है ये केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। और दूसरी बात कि जो लक्षद्वीप है इसका जो उत्तरी प्रवाल द्वीप है वो कौन है? उसको कहते हैं चेरबियानी भित्ति। क्लियर है? यानी जो चेरबियानी भित्ति है यानी चेरबियानी रीफ है ये लक्षद्वीप का उत्तरी प्रवाल द्वीप है। इसके दक्षिण में बैरम गोरे प्रवाल भित्ति है। क्लियर है? यानी जो चेरबियानी भित्ति है ये लक्षद्वीप से संबंधित है और वो भी उत्तरी प्रवाल द्वीप से, और इसी के दक्षिण में बैरम गोरे प्रवाल भित्ति है। तो ठीक है, तो चेरबियानी भित्ति और बैरम गोरे भित्ति इन दोनों को आप किससे कोरिलेट करेंगे? लक्षद्वीप से। दूसरी बात, एक प्रश्न पूछा गया था कि सीसो स्ट्रीम बैंक क्या है? तो याद रखिएगा ये जो सीसो स्ट्रीम बैंक है ये लक्षद्वीप का सबसे उत्तर में स्थित उथला समुद्री क्षेत्र है। क्लियर है? लक्षद्वीप से संबंधित है सीसो स्ट्रीम बैंक जो कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तर स्थित उथला समुद्री क्षेत्र है, और इसके पूर्व में पडुला बैंक भी है। क्लियर है? सीसो स्ट्रीम बैंक के पूर्व में पडुला बैंक भी है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और एक बहुत पॉपुलर प्रश्न जो लक्षद्वीप के संदर्भ में अगर आपसे ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ध्यान से समझिएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तब आप क्या कहेंगे? एंड्रॉथ। क्या बोलेंगे? एंड्रॉथ। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तब आप कहेंगे अमीन द्वीप। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो एंड्रॉथ, और अगर ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तब आपका जवाब होगा अमीन द्वीप। क्लियर है?
और एक बात और याद रख लीजिएगा कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप समूह जो है वो भी अमीन द्वीप है। क्लियर है? यानी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीन द्वीप और लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप समूह ये भी अमीन द्वीप है। तो ये प्रश्न उठता है कि लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह वो कौन है? तो याद रखेंगे मिनी का है। क्लियर है? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और इसी में ध्यान रखिएगा कि जो विलिंगटन द्वीप है, क्लियर है, विलिंगटन द्वीप के बारे में भी कई बार पूछा गया, तो ये केरल के कोच्चि में है। क्लियर है? विलिंगटन द्वीप अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखिएगा ये केरल के कोच्चि में। तो इस तरह के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे गए तो आप ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे जो लक्षद्वीप है ये केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। क्लियर? अगला प्रश्न संख्या 213 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? अगर आप विकल्प को ध्यान से देखेंगे तो विकल्प डी को जरा देखिए, लिखा अमीन द्वीप। अभी आपको मैंने पिछले ही प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में जब मैंने लक्षद्वीप को होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो अमीन द्वीप समूह है ये लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि अमीन द्वीप समूह कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है, न कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आप सीधे सीधे आंसर कर लेंगे कि 213 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा, रूटलैंड द्वीप, नारकोंडम द्वीप और बोम्पोका द्वीप ये सभी कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अब देखिए यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया। अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर थोड़ा सा आसानी से इसको कवर करें तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहां पर द्वीपों की जो संख्या है वो 800 से अधिक है। क्लियर? और एक बात याद रखिएगा कि अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जो द्वीप समूह हैं उनकी बात कर लें तो यहां पर मुख्य रूप से दो द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह का नाम है रिची आर्कियोलागो और दूसरे द्वीप समूह का नाम है लबीरिच द्वीपों का समूह। क्लियर है? तो दोनों बात याद रखेंगे, रिची आर्कियोलागो और लिबिरिथ द्वीपों का समूह ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर है? सबसे पहली बात, क्योंकि कई बार आपसे द्वीप या द्वीप समूह पूछ ले रहा है कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप समूह है, इसमें अगर प्रमुख द्वीप की बात कर लें तो जैसे ग्रेट निकोबार है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अब ये तो आपने देख लिया कि रूटलैंड, नारकोंडम और बोम्पोका ये तीनों जो हैं ये किससे संबंधित हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ये द्वीप है। इसी तरह मैं कह रहा हूं ग्रेट निकोबार के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट ये इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। दूसरी बात कि जो ग्रेट निकोबार है इसको 2013 में यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। क्लियर है? दूसरी बात कि सबसे दक्षिण द्वीप है ये कौन? ग्रेट निकोबार। और अगर जैसे आपने ये कह दिया कि भाई सबसे दक्षिण में ये द्वीप है ग्रेट निकोबार, तो सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे उत्तरी द्वीप जो है लैंडफॉल है। सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और एक बात और याद रखिए कि ग्रेट निकोबार की अगर सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाए तो याद रखेंगे माउंट थुलियर है। क्लियर है? माउंट थुलियर जो है ये क्या है? ग्रेट निकोबार का सर्वोच्च चोटी है। क्लियर है? निकोबार, ग्रेट निकोबार के बारे में तो आपने यहां पर डिटेल में देख लिया। हम बात कर रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो प्रमुख द्वीप है उसमें आपने ग्रेट निकोबार देख लिया। इसके अलावा अगर कुछ नाम की बात कर लें तो जैसे चोवा टेरेसा या ननकावरी, काचल या वाराटांग द्वीप, ये नाम भी आप ध्यान में रखें। जैसे आपने देखा कि रूटलैंड, नारकोंडम, बोम्पोका, उसी तरह आप ध्यान रखेंगे ग्रेट निकोबार, चोवा टेरेसा, काचल, वारांगटांग द्वीप या ननकावरी द्वीप। ठीक है? तो ये ध्यान में रखेंगे। अब जैसे ये जो वाराटांग द्वीप है, देखिए ये जो वाराटांग द्वीप है ये ग्रेट अंडमान समूह में स्थित है। ठीक है? और इस द्वीप पर ही भारत के मड मिलते हैं। ठीक है? और यहाँ पर क्या होता है कि ज्वालामुखी लावा के स्थान पर कीचड़नुमा गाद निकालते हैं। ठीक है? क्या नाम है? वाराटांग द्वीप। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप चीजों को कोरिलेट करके ध्यान में रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको जब आप देखेंगे तो ये द्वीप समूह जल में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला के जैसा प्रतीत होता है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो है ये म्यांमार की अराकान योमा की विस्तृत निमज्जित पर्वत की जो धरातली विशेषता के तौर पर इसको देखा जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप को म्यांमार की अराकान योमा की विस्तृत निमज्जित पर्वतमाला की धरातली विशेषता के तौर पर देखा जाता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम भाषा के दृष्टिकोण से बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंदी, निकोबारी, तमिल, बांग्ला, मलयालम के अलावा तेलुगु भी बोला जाता है।
और अगर उच्च न्यायालय की बात कर लें तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, नारकोंडम द्वीप, जैसे विकल्प बी में नाम लिखा है नारकोंडम द्वीप, ये देखिए काफी फेमस है, यहां से प्रश्न भी बनते हैं। जैसे नारकोंडम द्वीप जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्लियर है? सुसुप्त ज्वालामुखी। इसी तरह एक नाम है बैरन द्वीप। ठीक है, तो देखिए नारकोंडम द्वीप जो है ये उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में है। क्लियर है? पहली बात। और जो बैरन द्वीप की मैं बात कर रहा हूं, बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये मध्य अंडमान के पूर्व में है। ये बात भी आप ध्यान से समझेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे एक बात और, राजधानी पर भी चर्चा कर ली जाए। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पोर्ट ब्लेयर किस पर है तो याद रखिएगा दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। क्लियर है? इसी तरह से पूछ लिया जाए कि अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो याद रखेंगे अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, और ये कहां पर है तो याद रखेंगे उत्तरी अंडमान में। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन है तो याद रखिएगा मध्य अंडमान। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्नों को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया कि जो ओंग जनजाति है ये कहां पाई जाती है तो याद रखिएगा जो छोटा अंडमान लिटिल अंडमान है यहाँ पर ओंग जनजाति पाई जाती है। जब जनजाति का चैप्टर आएगा तो वहां पर डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त परिचय के तौर पर आप इसको जरूर याद रखेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 214 और पूछा जा रहा है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा की है, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिटेल में चर्चा कर रहे थे तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि जो बैरन द्वीप है ये मध्य अंडमान के पूर्व में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा प्रश्न संख्या 214 का? तो ए विकल्प सही हो जाएगा, अंडमान द्वीप में समूह में है बैरन द्वीप। ठीक है, और मध्य अंडमान के पूर्व में। तो याद रखेंगे कि जो बैरन ज्वालामुखी द्वीप है वो कहां पर है? अंडमान द्वीप समूह में। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 214 का ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, एक बात और याद रखिए, मैंने आपसे बताया था कि अंडमान द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह द्वीप 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ पर समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जो अभी फिलहाल में जो ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया था वो नवंबर 2020 में देखा गया था। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 215 और पूछा जा रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है किसके? तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 215 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील के पास अवस्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 215 का बी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट स्थित है। और एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। क्लियर है? और जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इसी पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। क्लियर है? और यहाँ जो ऑप्शन में चिल्का झील दी थी, ये चिल्का झील किस राज्य में है तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्लियर है? झील से संबंधित एक विस्तृत चैप्टर आगे है, उसमें झील से संबंधित चर्चा करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 216 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो अगर भारत और श्रीलंका के मध्य की बात कर लें तो यहाँ पर रामेश्वरम है। क्लियर है? भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? रामेश्वरम है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 216 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इस पर चर्चा भी हुई थी कि जो रामेश्वरम द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। और याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप पाया जाता है। जब मन्नार की खाड़ी की चर्चा हो रही थी तो मैंने आपसे वहीं पर पाक की खाड़ी की जब चर्चा हुई, जब आपको मैंने बताया था कि पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि इसी मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप भी स्थित है। क्लियर है? जो आदम पुल का अंश है। ठीक है? तो याद रखेंगे जो रामेश्वरम द्वीप है ये किसके मध्य में है? भारत और श्रीलंका के मध्य में। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 217 और पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। अगर बात कर ले भारत के सर्वाधिक आबादी वाले द्वीप की तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी सही हो जाएगा, सॉल्सेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो सॉल्सेट है और ये आप किस आधार पर कर रहे हैं? 2011 की जनगणना के आधार पर। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 217 का डी विकल्प सही हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप यहाँ पर सॉल्सेट है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जो द्वीप के नाम दिए गए हैं विकल्प में उनकी क्या जनसंख्या इसको दिया गया है। और याद रखिएगा ये जो सॉल्सेट की बात हो रही है इसी पर मुंबई स्थित है, इसी द्वीप पर मुंबई स्थित है और यहाँ की जो जनसंख्या है, आबादी है, वो यहाँ पर सर्वाधिक है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 218। प्रश्न संख्या 218 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। देखिए जब कभी भी आपको इस तरह से लोकेशन बेस्ड प्रश्नों के आंसर करने हो तो जो नाम दिए गए हैं सबसे पहले आप उनके स्थान को देख लें कि वो कहाँ पर है।
सुदूरवर्ती द्वीप पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें भटकल की तो ये कर्नाटक में है। मिनिकॉय, अभी जब मैं लक्षद्वीप को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह वो कौन है? मिनिकॉय है। अरनाला की बात करें तो ये मुंबई के पास है, और हेनरी की बात करें तो ये बंगाल के दक्षिण में है। क्लियर है? तो इस आधार पे जो सबसे सुदूरवर्ती जो द्वीप दिख रहा है वो कौन सा? मिनिकॉय है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 218 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती श्रेणी में ये मिनिकॉय आ गया, आपने इसको देख लिया। 9 डिग्री चैनल के बारे में यहाँ पर फिर से बताया गया। तो आप जानते हैं कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के द्वारा अलग होता है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात भटकल की बात करें तो ये कर्नाटक में मेंशन है। अरनाला की बात करें तो ये एक जल दुर्ग है। अरनाला का एक जल दुर्ग है जो मुंबई के निकट है। और हेनरी की अगर बात करें तो बंगाल के दक्षिण भाग में है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को कवर कर लिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप है? अब देखिए, जिस समय आप ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ रहे थे तो उसी समय मैंने बता दिया था कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन? माजुली नदी द्वीप। क्लियर है? और किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 219 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये बिल्कुल रिपीटेड है, इस पर डिटेल में चर्चा हो चुकी है। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर यह माजुली द्वीप स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम पर भी बात हुई कि कैलाश पर्वत की श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम हुआ और यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर दक्षिण दिशा में बहती है और अंत में पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर डिटेल चर्चा हो चुकी है, फिर उन्हीं फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना ये बिल्कुल नहीं। और आप बिल्कुल जानते हैं कि माजुली नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर? अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ द्वीप दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। पहला लिखा है बेअंत सयोधर द्वीप। तो देखिए, बेअंत सयोधर द्वीप कहां पर है? तो आपका जवाब होगा खंबात की खाड़ी में। कहां पर है? खंबात की खाड़ी में। तो यहां पर आप ए को सुमेलित किससे कर देंगे? चौथे से। पीरम द्वीप के बारे में बात करें तो जो पीरम द्वीप है ये कच्छ की खाड़ी में। क्लियर है? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बी का तीसरा। द्वारका द्वीप ये काठियावाड़ में, यानी सी को पहले के साथ। और दीव कहां पर है? तो ये अरब सागर में। तो यहां पर आप डी को कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 4 3 1 2 का। और 4 3 1 2 के आधार पर 4 3 1 2 के आधार पर आपका जो सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 220 का वो डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि बेअंत सयोधर खंभात की खाड़ी में, पीरम द्वीप कच्छ की खाड़ी में, द्वारका काठियावाड़ में और दीव कहां पर है? अरब सागर। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 221 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? अब पूछ रहा है कि बंदरगाह कस्बा कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो जामनगर है ये बंदरगाह कस्बा नहीं है, ये तेल रिफाइनरी के लिए काफी फेमस है। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 221 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। जामनगर जो है ये गुजरात में बंदरगाह कस्बा नहीं है। देखिए, जो जामनगर है ये रिफाइनरी उद्योग के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो तेल रिफाइनरी है वो निजी क्षेत्र की एक कंपनी है रिलायंस ग्रुप, उसके द्वारा सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यहाँ पर स्टैब्लिश की गई है। कहाँ पर? जामनगर में। और इसके अलावा जो नाम लिखा गया था ओखा, पोरबंदर और बेरावल, ये गुजरात राज्य के बंदरगाह कस्बे हैं। क्लियर? अब जैसे ओखा की बात करें तो ओखा जो बंदरगाह है ये सौराष्ट्र के उत्तर पश्चिम सीमा पर द्वारका जिले में स्थित है। दूसरी बात कि यहाँ से तिलहन, नमक, सीमेंट का निर्यात होता है। और अगर हम आयात की बात करें तो ओखा बंदरगाह से विदेशों से कोयला, पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थ और मशीनों का यहाँ पे आयात किया जाता है। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपने द्वीप समूह से संबंधित टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपने तटीय भाग और द्वीप समूह को कवर किया है। देखिए, अगले टॉपिक पर चलने से पहले कुछ द्वीप ऐसे हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक है, जैसे बहुत पॉपुलर द्वीप हैं, जैसे व्हीलर द्वीप। आप जानते हैं कि व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? और ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के तट पर है। महानदी और ब्राह्मणी जो है इसी के मुहाने पर है। महानदी और ब्राह्मणी के मुहाने पर कौन है? व्हीलर द्वीप। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया था हेयर द्वीप के बारे में। तो ये जो हेयर द्वीप है ये कहाँ पर है? तो ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। क्लियर? उसी के पास स्थित है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो तूतीकोरिन तमिलनाडु के निकट हेयर द्वीप है ये एक प्रवाल निर्मित है। क्लियर? इसी तरह से ड्यू द्वीप, ड्यू द्वीप जो है ये कहां पर है? खंबात की खाड़ी में। याद रखिएगा, ड्यू द्वीप कहां पर है? खंबात की खाड़ी में। इसी तरह से एक द्वीप है जिसको कहा जाता है खादिया वेट या आलिया वेट। खादिया वेट या आलिया वेट ये कहां पर है? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर है। खादिया वेट या आलिया वेट। एलिफेंटा द्वीप बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये मुंबई के पास है एलिफेंटा द्वीप।
और ये गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। और जैसे अभी सॉल्सेट द्वीप आया था, तो याद रखिएगा इसी सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई और ठाणे शहर बसा हुआ है। क्लियर है। तो इस तरह के जो भी द्वीप हैं इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग अगले टॉपिक को कवर करते हैं, जो है प्रमुख घाटियां, जलप्रपात और झीलें। क्लियर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रमुख घाटियों से चर्चा शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 222 में पूछा जा रहा है कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो देखिए, जब आप हिमालय के डिवीजन को डिटेल में कवर कर रहे थे, तो मैंने आपसे बताया था कि जो कश्मीर घाटी है ये महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में अवस्थित है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। पीर पंजाल और हिमाद्री हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। आप ये जानते हैं कि महान हिमालय को ही बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं। क्लियर। तो इस आधार पर यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में, अर्थात महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में कश्मीर घाटी अवस्थित है। क्लियर। बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब जैसे एक बात और देखिए, जैसे मान लीजिए कि उस क्षेत्र की अगर कुछ और घाटियों को देखें, तो जैसे मान लीजिए कि बगल में लद्दाख है, तो लद्दाख की कुछ घाटियां बहुत फेमस है जो पूछी भी जाती, जैसे नुब्रा घाटी। तो आपको पता है कि सियाचिन हिमनद से निकलने वाली जो नुब्रा नदी है, उसी के द्वारा ये नुब्रा घाटी निर्मित की गई है, और कहां पर है? लद्दाख में। क्लियर। इसी तरह पूछी जाती है मूर्खा घाटी। तो मूर्खा घाटी का है? ये भी लद्दाख में है। लद्दाख की एक घाटी बहुत फेमस है जो कि है सुरु घाटी। सुरु घाटी कहां पे? लद्दाख में। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? कारगिल के लिए। क्लियर है। तो ये मूर्खा और ये नुब्रा और सुरु, ये तीनों घाटियां कहां से संबंधित हैं? लद्दाख से। क्लियर है। तो ये भी साथ में आप कवर करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 223 और पूछा जा रहा है कि फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है। तो देखिए, जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। क्लियर है। जिले का भी नाम ध्यान में रखेंगे कि उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 223 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा कि फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर। अगला देखिए, और उत्तराखंड में कहां पर है? चमोली जिले में स्थित है। क्लियर। एक बात और याद रखिएगा कि जो फूलों की घाटी है, इसको स्कंद पुराण में जो केदार खंड है उसमें इसे नंदन कानन कहा गया। क्लियर है। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि इस फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है। क्लियर है। और दूसरी बात, महाकवि जो कालिदास है उनके द्वारा जो मेघदूत की रचना की गई है, उसमें इस फूलों की घाटी को अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। और इसी तरह से इसके कुछ और नाम है, जैसे गंध मादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, देवदार या पुष्परस। क्लियर है। तो ये नाम किसके हैं? फूलों की घाटी। और कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। क्लियर है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अब जैसे उत्तराखंड है, जैसे एक बार और यहां पर थोड़ा सा रुकिए। उत्तराखंड के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उत्तराखंड की जो कुछ और घाटी है, अगर उसको भी यहां पर कोरिलेट कर दिया जाए तो ये प्रश्न 360 डिग्री में कवर होगा। जैसे एक बहुत फेमस घाटी है, आपने नाम निश्चित रूप से सुना होगा, दून घाटी। अब इसमें प्रश्न क्या पूछता है? पूछा जाता है कि दून घाटी किसके बीच स्थित है। जैसे अभी आपसे पूछा गया था कि कश्मीर घाटी किसके बीच, तो आपने कहा कि महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच। उसी तरह दून घाटी किसके बीच है? तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में दून घाटी स्थित है। क्लियर है। इसी तरह याद रखिएगा, फूलों की घाटी के अलावा सोर घाटी भी उत्तराखंड में। क्लियर है। जोहार घाटी भी उत्तराखंड में है। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा कि नेलांग घाटी बहुत पूछा गया है। नेलांग घाटी भी कहां पर है? उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जिला है वहां पर है, और वहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गंगोत्री नेशनल पार्क, वहीं पर स्थित है ये नेलांग घाटी। क्लियर है। इसके अलावा धर्मा घाटी, धर्मा घाटी ये उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ वाला इलाका है वहां पर धर्मा घाटी है। सोर घाटी मैंने आपसे बता दिया उत्तराखंड में है। क्लियर है। इसके अलावा जोहार घाटी है। ठीक है। देखिए, जोहार घाटी को मिलाम घाटी या गोरी गंगा घाटी भी कहा जाता है। क्लियर है। ये उत्तराखंड में है। जोहार घाटी लिखा है, मिलाम घाटी या गोरी गंगा घाटी, सीधे आप उत्तराखंड टिक करेंगे। क्लियर है। तो ये सभी चीजें, ये सभी घाटी आप उत्तराखंड के संदर्भ में याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 224 में पूछा जा रहा है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, अभी हम लोगों की चर्चा हुई थी कि नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्लियर है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 224 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और मैंने आपसे बताया था कि यहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। क्लियर है। अब जैसे देखिए, इन घाटियों से संबंधित जैसे विकल्प में जो और प्रदेश के नाम दिए गए, जैसे हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सी घाटियां हैं। क्लियर। जरा हिमाचल प्रदेश को भी यहीं पर कवर कर लीजिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध पूछी जाने वाली घाटी की बात करें तो कुल्लू घाटी है। अब कुल्लू घाटी से प्रश्न क्या पूछा जाता है? ये पूछ लिया जाता है ये किसके मध्य है, तो आप कहेंगे कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। क्लियर है।
और याद रखिएगा ये वही कुल्लू घाटी है जहां पर 7 दिन का दशहरा त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है? और ये हिमाचल प्रदेश के धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। इसी तरह यहाँ पर स्पीति घाटी है। अब स्पीति घाटी से संबंधित एक प्रश्न बहुत पॉपुलर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्धों का एक प्रसिद्ध मठ है ताबो, ये किस घाटी में है? तो आपका जवाब क्या होता है? स्पीति घाटी। तो याद रखेंगे बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो स्पीति घाटी में है। इसी तरह यहाँ पर एक कांगड़ा घाटी है। कांगड़ा घाटी भी बहुत फेमस है और एक पर्यटन स्थल है जिसको आप जानते हैं धर्मशाला। देखिए ये जो पर्यटन स्थल धर्मशाला है वो इसी कांगड़ा घाटी में स्थित है। क्लियर है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चंबा घाटी भी याद रखेंगे, जैसे चंबा हो गया, डलहौजी हो गया, भारमौर हो गया या खाजियार हो गया, ये सभी पर्यटन स्थल जो है वो इसी चंबा घाटी में। क्लियर है? तो याद रखेंगे खाजियार, भारमौर, डलहौजी या चंबा, ये सभी चंबा घाटी में स्थित हैं। पार्वती घाटी याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर घाटी हिमाचल में, और किन्नौर घाटी तो सेब के लिए बहुत फेमस है। पांगी घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? एक बहुत फेमस घाटी हिमाचल प्रदेश की है सांगला घाटी। याद रखिएगा ये जो सांगला घाटी है इसको बास्पा घाटी भी कहा जाता है। क्लियर है? इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, सांगला घाटी को ही बास्पा घाटी कहते हैं और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? इसी तरह से लाहुल घाटी है। तो देखिए लाहुल घाटी का मतलब ये कि यहाँ से ही चंद्र तथा भागा नदी जो है होकर प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि चंद्र तथा भागा नदी जो है किस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? लाहुल घाटी। मालना घाटी की अगर बात करें तो मालना घाटी के संदर्भ में एक फेमस बात यह है कि हिमाचल में इसे छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? यानी हिमाचल में छोटा यूनान के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब होगा मालना घाटी। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे विकल्प बी में सिक्किम लिखा है, अगर हम सिक्किम की बात कर लें तो सिक्किम में आप देखेंगे यूथांग घाटी। क्लियर है? अब यूथांग घाटी किसके लिए फेमस है? हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। तो यूथांग घाटी कहाँ पर? सिक्किम में, हॉट स्प्रिंग के लिए। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है जुकू घाटी बहुत पूछा जाता है, तो जुकू घाटी कहाँ पर है? नागालैंड में है। क्लियर है? इसी तरह से आपसे अराकू घाटी पूछी जाती है, तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो जुकू घाटी है यहाँ पर जून और सितंबर के समय में ये पूरी घाटी जंगली फूलों से जो है ढक जाती है और ये कहाँ पर है? नागालैंड में है। क्लियर है? इसी तरह से नोओरा घाटी है, ये आपका जो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग का इलाका है वहां पर है नोरा घाटी। क्लियर है? इसी तरह से कंबम घाटी है तमिलनाडु राज्य में, कंबम घाटी। क्लियर है? तो इन घाटियों के नाम को आप ध्यान में रखेंगे। इससे अतिरिक्त किसी घाटी के बारे में जिक्र होगा ऐसी संभावना बहुत कम है। क्लियर है? क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण घाटी जिनसे संबंधित कुछ विशेषताएं हैं वो सभी मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा में शामिल कर ली। अगला जो टॉपिक है वो है जलप्रपात। अब यहाँ पर जलप्रपात से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 225 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से केवटी जलप्रपात निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो देखिए जो केवटी जलप्रपात है ये कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा रीवा में। क्लियर है? रीवा में केवटी जलप्रपात है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 225 का ए विकल्प सही हो जाएगा। जो केवटी जलप्रपात है ये रीवा में। और एक बात और देखिए, रीवा में यानी ये मध्य प्रदेश राज्य में है केवटी जलप्रपात। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो केवटी जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो याद रखेंगे मोहना नदी पर। क्लियर है? तो दो बातें आपको स्पष्ट याद रखनी है कि केवटी जलप्रपात जो है ये मोहना नदी पर और किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे रीवा जिला और राज्य है मध्य प्रदेश। क्लियर है? स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जैसे मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे जलप्रपात है केवटी के अलावा जो बहुत पॉपुलर हैं और बहुत पूछे जाते हैं, जैसे उनको यहीं पर कोरिलेट कर लीजिए। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कपिल धारा जलप्रपात। अब ये जो कपिल धारा जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। जैसे अभी आपने देखा ना कि केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा में है, उसी तरह याद रखिएगा कि कपिल धारा जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। और केवटी जलप्रपात तो मोहना नदी पर थी, लेकिन ये जो कपिल धारा जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है। क्लियर है? इसी तरह से नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी है, ये जबलपुर के पास है। क्लियर है? नर्मदा नदी पर ही चेन्ना जलप्रपात, या कहीं कहीं आप इसको येन्ना लिखा देखेंगे, ये चेन्ना या येन्ना जो जलप्रपात है ये भी नर्मदा नदी पर है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर 3 जलप्रपात बहुत फेमस है, कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर जिले के पास, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास और चेन्ना या येन्ना जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात भी है जो कि बीहड़ नदी पर है। और एक अभी आपने देख लिया केवटी जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 226 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं उनको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखा है कोयना बांध कोयना नदी पर, ये बिल्कुल सही है। उकाई बांध तापी नदी पर, ये भी सही है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ये भी सही है। और मेट्टूर बांध कंसावती नदी पर लिखा, ये गलत है।
क्योंकि मेट्टूर बांध कहां पर है? कावेरी नदी पर। याद रखेंगे मेट्टूर बांध कहां पर है? कावेरी नदी पर। इसलिए प्रश्न संख्या 226 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, कोयना बांध कोयना नदी पर, उकाई बांध तापी नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 227। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ जलप्रपात के नाम है और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए, आपको सुमेलित करना है। सबसे पहला नाम लिखा है दूध सागर। तो जो दूध सागर जलप्रपात है ये किस राज्य में है? गोवा में। याद रखेंगे दूध सागर कहां पर है? गोवा में। तो ए को आप चौथी के साथ कोरिलेट करेंगे। बरकाना की बात करें तो बरकाना जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में। तो यहां पर आप बी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे। खंडाधार, ये जो खंडाधार जलप्रपात है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, देखिए ये जो खंडाधार है इसको खंडाधार भी कई जगह लिखा देखेंगे। तो खंडाधार लिखा रहा है या खंडाधार, ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो सी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे और पलानी जो है इसको हिमाचल प्रदेश के साथ कोरिलेट करेंगे, तो डी को तीसरे के साथ। तो यहां पर आपका 4 1 2 3 और 4 1 2 3 के आधार पर यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है? आइए देखते हैं। यहां पर दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? गोवा में। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में। खंडाधार या खंडाधार उड़ीसा में है और जो पलानी है ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए ये तो आपने देख लिया राज्य। अगर मान लीजिए ये जलप्रपात पूछ ले किस नदी पर, तो देखिए दूध सागर जो है ये मांडवी नदी से। क्लियर है? गोवा में मांडवी नदी। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो दूध सागर है ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। क्लियर है? तो दूध सागर को आप मांडवी नदी से। बरकाना की बात कर लें तो बरकाना जो है ये सीता नदी पर और किस राज्य में? कर्नाटक में। और ये जो खंडाधार है या खंडाधार है उड़ीसा में, ये कोरा पानी नाला पर। क्लियर? तो ये बातें भी आप ध्यान में लेकर चलेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 228 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला लिख रहा है, अब देखिए जलप्रपात और नदी से संबंधित आया ना, इसीलिए मैंने पिछले जो जलप्रपात थे और जो राज्य से सुमेलित करने थे वहां पर नदी को भी कोरिलेट कर दिया। अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे? राज्य को लेकर भी चलेंगे। क्लियर है? जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात, आपको देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पर शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? तो ये कावेरी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, ये भी सही है। वट्टापराई जलप्रपात, ये जो वट्टापराई जलप्रपात है ये किस पर है? तो देखिए ये जो वट्टापराई जलप्रपात है ये चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है, ये किस पर है? पझयार नदी पर है। क्लियर है? तो ये सुमेलित नहीं है। और अगला है धुआंधार जलप्रपात। तो जब मैं आपको मध्य प्रदेश के जलप्रपात को कोरिलेट कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर है, तो ये भी हो गया। यानी बाकी 3 जो जलप्रपात दिए गए थे ये बहुत पॉपुलर थे। क्लियर? अगर मान लीजिए वट्टापराई जलप्रपात आपको नहीं याद है कि ये पझयार नदी पर है, तो शिव समुद्रम, जोग और धुआंधार ये तीनों जलप्रपात बहुत फेमस है। क्लियर है? तो ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। और नर्मदा नदी पर आपने 3 जलप्रपात पढ़े थे, कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और चेन्ना या येन्ना जलप्रपात। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? अब देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात को तो आपने कावेरी नदी से अटैच कर दिया। अगर मैं आपसे राज्य का नाम पूछूं तो आप कहेंगे कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पे? कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। जोग जलप्रपात कहां पर है? शरावती नदी पर, किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और वट्टापराई जलप्रपात कहां पर है? पझयार में है। क्लियर है? पझयार नदी पर है। क्लियर है? और जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहां पर है? नर्मदा नदी पर और ये जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 229। अच्छा एक बात और मैं यहां पर कोरिलेट कर दूं, एक फैक्ट और यहीं पर कोरिलेट कर दे रहे हैं। जैसे ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात आपने पढ़ लिया कि कावेरी नदी पर है और आपने ये भी देख लिया कि कर्नाटक राज्य में है। आयतन की दृष्टि से भारत का अगर सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाए तो आपका जवाब होगा शिव समुद्रम जलप्रपात। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम। और अगर चौड़ाई की दृष्टि से पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, तब आपका जवाब होगा जोग जलप्रपात। क्लियर है? चौड़ाई के आधार पर जोग जलप्रपात। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो जोग जलप्रपात है इसके कुछ और नाम भी है, जैसे महात्मा गांधी प्रपात या गरसोपा जलप्रपात। याद रखिएगा जोग जलप्रपात को ही गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। क्लियर है? तो ये और दोनों किस राज्य में है? शिव समुद्रम और जोग जलप्रपात दोनों कर्नाटक में। क्लियर है? अब देखिए कर्नाटक के जो भी जलप्रपात है वो आपने यहाँ पर कवर कर लिया है। जैसे एक प्रश्न में मैंने मध्य प्रदेश के कवर करा दिए थे, तो कर्नाटक में आपने यहाँ पर क्या क्या देख लिया? तो कर्नाटक में आपने शिव समुद्रम जलप्रपात देख लिया, जोग जलप्रपात जिसको गरसोपा या महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं। फिर उसके अलावा कर्नाटक की अगर मैं बात कर लूँ तो बरकाना, अभी आपने देखा, अभी पीछे चर्चा हुई है, मैंने आपसे कहा था कि जो बरकाना जलप्रपात है ये कर्नाटक में है और सीता नदी पर। क्लियर? फिर अगर बात कर लें कुचिकल की, ये जो कुचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर है?
अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कुंचिकल जलप्रपात, और ये कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तब जवाब दीजिएगा वराही नदी पर। कहाँ पर? वराही नदी पर। क्लियर है? गलत नहीं होना चाहिए, बहुत पॉपुलर प्रश्न है ये, और मैं पूरे कर्नाटक को यहीं पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ 360 डिग्री में कवर करा रहा हूँ। कर्नाटक के एक जलप्रपात को और याद रखिएगा, मंगोड़ जलप्रपात। मंगोड़ जलप्रपात भी कर्नाटक में है, हेब्बे जलप्रपात भी कर्नाटक में, और एक जलप्रपात और ध्यान रखिएगा, गोकक। गोकक या गोकाक कहीं कहीं लिखा रहता है। गोकक जलप्रपात जो है ये भी घाट प्रभा नदी पर है, और ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। क्लियर है? अब आपने कर्नाटक के जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात थे सबको कवर कर लिया है, और इन्हीं जलप्रपातों के नाम से ही आपके यहाँ आगामी जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 229 में यहाँ पर आपको जलप्रपात दिए हैं और उनके राज्य से सुमेलित करना। जैसे बरकाना आ गया। अब जैसे आपने बरकाना देखा, तुरंत आप क्या बोलेंगे? कर्नाटक राज्य, सीता नदी पर बरकाना है। ठीक, तो आप सीधे कर्नाटक से यानी ए को चौथे के साथ ले लीजिए। कंदाधार, अब ये जो कंदाधार है ये किस में है? तो याद रखिएगा कंदाधार जो है ये उड़ीसा राज्य में, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पर कंदाधार लिखा है, या मैंने आपसे कहा था कि इसको खंडाधार या खंदाधार भी कहते हैं, ये कहाँ पर? उड़ीसा में। मैंने आपसे कहा था कोरा पानी नाला। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बी को सुमेलित कर देंगे किससे? तीसरे के साथ। वाझाचल, वाझाचल कहाँ पर है? केरल में। याद रखिएगा वाझाचल कहाँ पर है? केरल में, तो सी को आप पहले से। और पलानी, तो पलानी कहाँ पर है? याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो डी को दूसरे के साथ। तो सही कूट क्या बन गया? 4 3 1 2, और 4 3 1 2 के आधार पर आप यहाँ पर सी विकल्प को सही करते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे बरकाना कहाँ पर? कर्नाटक में। किस नदी पर? सीता नदी पर। कंदाधार लिखा रहा है या खंदाधार, ये उड़ीसा में है। क्लियर है? और कोरा पानी नाला से संबंधित है। वाझाचल केरल राज्य में, और पलानी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 230। यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब पहले लिखा है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहां पर है? तो देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर ही है, और ये झारखंड के रांची में। क्लियर है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, और ये कहां पर? झारखंड के रांची में। दूसरा में लिखा है चचाई जलप्रपात। देखिए चचाई जलप्रपात, जब आप अभी मध्य प्रदेश के जलप्रपात को देख रहे थे, कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, चेन्ना या येन्ना जलप्रपात, तो उसी समय मैंने आपसे चचाई जलप्रपात भी बताया था बीहड़ नदी पर, तो ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात, इसकी भी चर्चा हुई थी जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, देखिए जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर नहीं है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये बूढ़ी नदी पर है। किस पर है? बूढ़ी नदी पर है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, कांची नदी पर नहीं है। क्लियर है? तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 230 का। तो स्पष्ट याद रखिएगा कि जो बूढ़ा घाघ प्रपात है ये कांची नदी पर नहीं, जबकि ये बूढ़ी नदी पर है। और जो कांची नदी की अगर हम बात कर लें तो इस पर स्थित जो जलप्रपात है उसका नाम है दसम जलप्रपात। क्लियर है? तो याद रखेंगे कभी भी आपसे पूछा जाए कि दसम जलप्रपात किस नदी पर है, तब आपका जवाब हो जाएगा कांची नदी पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बूढ़ा घाघ प्रपात कहाँ पर है, तो बूढ़ी नदी पर। क्लियर है? और इसके अलावा तो आप जानते ही हैं कि हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड के रांची में, चचाई प्रपात मध्य प्रदेश के में बीहड़ नदी पर, और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। क्लियर है? और धुआंधार कहाँ पर है? जबलपुर के पास। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 231 में पूछा जा रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो आपका जवाब क्या होगा? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 231 का सी विकल्प सही हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब ये तो आपने देख लिया कि चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। अगर राज्य का नाम पूछे तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 232। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुचिकल भारत के किस राज्य में? अब देखिए, जब आपने कर्नाटक को होलिस्टिक अप्रोच में लिया था तभी आपने देख लिया था कि जो कुचिकल है ये वराही नदी पर है, और ये जो कुचिकल है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और कहां पर है? कर्नाटक में। अब आपके लिए प्रश्न कितना आसान हो गया। प्रश्न संख्या 232 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से आप चीजों को कोरिलेट, अब देखिए यहाँ पर जो राज्यों के नाम दिए गए हैं, अब जरा कुछ राज्यों के यहीं पर जलप्रपात को कोरिलेट करिए। जैसे केरल दिया है विकल्प ए में,
देखिए जो केरल है, यहाँ पर केरल के वायनाड में एक जलप्रपात है जो बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है मीन मुट्टी। क्या नाम है? मीन मुट्टी। तो याद रखेंगे मीन मुट्टी जलप्रपात जो है ये वायनाड केरल में है, और अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर, तो कल्लर नदी पर। तो याद रखेंगे मीन मुट्टी जलप्रपात केरल के वायनाड में कल्लर नदी पर स्थित है। इसके अलावा सोची पारा एक जलप्रपात है केरल में जिसका नाम है सोची पारा। क्लियर है? ये भी केरल के वायनाड में ही है सोची पारा। क्लियर है? तो ये दोनों ध्यान में आप रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। अब जैसे विकल्प बी में उड़ीसा लिखा है, अगर हम उड़ीसा के जलप्रपात की बात कर लें तो उड़ीसा के जलप्रपात में जो बहुत पूछा जाता है उसका नाम है बहेरी पानी जलप्रपात। ये जो बहेरी पानी जलप्रपात है उड़ीसा राज्य में, ये उड़ीसा राज्य में मयूरभंज में है जहां पर सिमली राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? तो बहेरी पानी जो है ये सिमली राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज उड़ीसा में है। क्लियर है? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे अभी आपने देखा था कि कर्नाटक राज्य में बराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, उसी तरह से भारत में दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बहेरी पानी जलप्रपात है जो किस राज्य में है? उड़ीसा में। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि उड़ीसा राज्य में है बहेरी पानी किस नदी पर है, तब आपका जवाब क्या होगा? बुधौलंगा नदी पर। नदी का नाम जरूर याद रखेंगे, कभी भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बहेरी पानी जलप्रपात किस नदी पर, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए बुधौलंगा नदी पर। क्लियर है? इसी तरह उड़ीसा का एक जलप्रपात है जिसका नाम है डुडुमा। डुडुमा जो है ये मचकुंड पर है। क्लियर है? किस पर है? मचकुंड पर। और किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। इसी तरह एक जलप्रपात है उड़ीसा का जिसका नाम है जोराड़ा। क्या नाम है? जोराड़ा। जोराड़ा जलप्रपात जो है ये उड़ीसा राज्य में। खंडाधार जलप्रपात, ये कई बार आपने पढ़ा है, आज ही अभी आप जब पढ़ रहे थे मैचिंग में तो कंदाधार या खंडाधार ये नाम आ रहा था कई बार। तो याद रखेंगे खंडाधार लिखा रहा है, कंदाधार या खंडाधार, ये उड़ीसा से कोरिलेट करेंगे और कोरा पानी नाला से। क्लियर है? तो ये सारे जो जलप्रपात हैं ये उड़ीसा से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अब हम लोग अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। तो कुंचिकल के बारे में तो डिटेल चर्चा होगी कि कर्नाटक में है, शिमोगा और वराही नदी पर है। देखिए नदी का नाम याद रखेंगे, वराही नदी पर, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है? और कुंचिकल जलप्रपात से कर्नाटक की पनबिजली परियोजना से बिजली उत्पादन भी होता है। अगला प्रश्न संख्या 233 और पूछा जा रहा है कि भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सीधा जवाब हो जाएगा विकल्प डी, कुंचिकल। क्या हो जाएगा? कुंचिकल। और ये कहाँ पर है? कुंचिकल। तो आप कहेंगे वराही नदी पर, कर्नाटक में। क्लियर है? तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 234 और यहाँ पर एक तरफ जलप्रपात के नाम है, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया और यहाँ पहला लिखा है दूध सागर। अब देखिए अभी एक प्रश्न आया था जिसमें दूध सागर ही विकल्प ए में लिखा था और वहां पर उसके राज्य का नाम पूछ रहा था, और मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ राज्य के नाम के साथ साथ नदी का भी नाम कोरिलेट कर लिया जाए। तो आपने क्या किया था कि दूध सागर को आपने कहा कि गोवा राज्य में, और नदी आपने बताई थी मांडवी, तो सीधे आप दूध सागर को मांडवी से अटैच करिए, यानी ए को चौथे के साथ। डुडुमा, अब देखिए कितना सुखद अनुभव आपको महसूस हो रहा है कि अभी हम लोगों ने उड़ीसा राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उनको कोरिलेट किया। बहेरी पानी जलप्रपात, जोराड़ा जलप्रपात, खंडाधार जलप्रपात और डुडुमा। और डुडुमा को मैंने कहा था कि कच्छकुंड पर है और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और डीप जाना हो तो उड़ीसा राज्य के कोरापुट में। क्लियर है? तो आप सीधे किससे कोरिलेट करेंगे? डुडुमा किससे होगा? मच्छकुंड से। क्लियर है? तो यहाँ पर बी को दूसरे के साथ कोरिलेट कर दीजिए। गोकाक, अब गोकाक की बात हो रही है तो गोकाक किससे संबंधित हो जाएगा? घाट प्रभा नदी से। अब गोकाक को भी आप कोरिलेट कर चुके हैं किससे संदर्भ में? जब आप कर्नाटक के सभी जलप्रपात को देख रहे थे तो मैंने उसी समय आपसे कहा था कि कहीं कहीं से गोकक या गोकाक भी लिखा रहता है। तो ये किस पर? घाट प्रभा नदी पर। और किस राज्य में? कर्नाटक में। तो आप इसको एक के साथ कोरिलेट कर लेंगे। जोग जलप्रपात, अब जोग जलप्रपात पर तो पूरी डिटेल चर्चा हुई थी कि जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या क्या है। क्लियर है? तो जोग जलप्रपात को गरसोपा भी कहते हैं, महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं, कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी पर है और चौड़ाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। क्लियर है? तो इसको किसे अटैच करेंगे? तीसरे से, शरावती से। क्लियर है? तो यहाँ पर कूट क्या बन गया? 4 2 1 3। 4 2 1 3 के आधार पर यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, तो देखिए डिटेल बात होगी। दूध सागर मांडवी नदी पर। क्लियर है? और किस राज्य में? गोवा। डुडुमा मचकुंड नदी पर, कोरापुट उड़ीसा में, गोकाक घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 235 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला लिखा है शिव समुद्रम प्रपात। तो देखिए इसको आप पढ़ चुके हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में और कावेरी नदी पर। तो ये बिल्कुल सही है। चूलिया प्रपात, देखिए चूलिया प्रपात चंबल नदी पर, यह बात सही है। अभी तक की जितनी चर्चा हुई है जलप्रपात की उसमें चंबल नदी के जलप्रपात की चर्चा नहीं हुई है। क्लियर है?
तो ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है अगर हम आज ही की क्लास को आपका बेस मान के चलें तो ये याद रखिएगा, ये चंबल नदी पर है। अगला है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात आप पढ़ चुके हैं, कर्नाटक राज्य में और शरावती नदी पर है। तो ये तो आप जानते थे, तो ये कृष्णा नदी नहीं होगा, यहाँ पर शरावती नदी होगा। तो इस आधार पर आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। प्रश्न संख्या 235 का सी विकल्प सही हो जाएगा कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर, गरसोप्पा या महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं। और अगला दिया धुआंधार प्रपात। धुआंधार प्रपात को भी आप पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर है। तो ये भी आप, यानी जितना आप पढ़ चुके हैं उतने उस आधार पर आप इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। लेकिन एक फैक्ट और आपको इंक्लूड कर लेना है कि चंबल नदी पर चूलिया प्रपात है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, ये जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर। अब देखिए यहाँ पर व्याख्या में भी गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेना, मिसप्रिंट है यहाँ पर। जोग जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, शरावती नदी पर, कर्नाटक में, गरसोप्पा या महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं। क्लियर है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है और शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, कावेरी नदी कर्नाटक में। चूलिया प्रपात जो है ये चंबल नदी पर। अगर राज्य पूछा जाए तो याद रखेंगे चूलिया प्रपात जो है ये चंबल नदी पर राजस्थान में है। क्लियर है। चूलिया प्रपात कहाँ है, राजस्थान में। जोग जलप्रपात बात हो गई कर्नाटक में शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, जबलपुर के पास यानी मध्य प्रदेश में। क्लियर। अब देखिए चंबल नदी पर बात हो रही थी, चंबल नदी पर आपको चूलिया के यानी जो राजस्थान में, इसके अलावा पुनासा याद रखना है। पुनासा जलप्रपात जो है ये भी राजस्थान में ही है और ये चंबल नदी पर, पुनासा। इसके अलावा मधार जलप्रपात जो है ये भी चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर आप बेसिकली 3 जलप्रपात जरूर याद रखें, चूलिया, पुनासा और मधार। क्लियर, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और चूलिया कहाँ पर है, राजस्थान में। अब जैसे राजस्थान की बात आ गई तो राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है भीमताल। तो भीमताल कहाँ पर है, बूंदी राजस्थान में। क्लियर। इसी तरह राजस्थान की बात हो रही तो एक और बहुत कोरिलेट कर लीजिए इसको, बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है और राज्य का नाम पूछा जाए तो राजस्थान। ठीक है। इसी तरह से एक जलप्रपात और बहुत महत्वपूर्ण याद आ रहा है, महाराष्ट्र में कूने जलप्रपात बहुत पूछा जाता है, कूने जलप्रपात महाराष्ट्र में। क्लियर है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे जलप्रपात जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखने हैं। मेघालय की जलप्रपात की चर्चा नहीं हुई है। मेघालय में भी जलप्रपात हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे मेघालय के जलप्रपात में नोक्ली कोई जलप्रपात है। नोक्ली कोई जलप्रपात ये मेघालय में। लिंग सियांग जलप्रपात मेघालय में है। और ये जो लिंग सियांग जलप्रपात है, एक बार इससे पूछा गया था कि किस नदी पर है, तो किन्सी नदी पर है। क्लियर है। लिंग सियांग जो जलप्रपात है मेघालय में, ये किन्सी नदी पर है। क्लियर है। इसी तरह से कीनेम जलप्रपात कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है झीलें। और यहां पर प्रश्न संख्या 236 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों के द्वारा साझा की जाती है। तो देखिए अभी एक प्रश्न ये पूछा गया था कि श्रीहरिकोटा जो है ये किस पर झील से संबंधित है, तो मैंने आपसे कहा था पुलिकट झील। और वही चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो क्या होगा, यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जरा इसको देख लीजिए, पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, पहली बात। दूसरी बात, श्रीहरिकोटा जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन है वो भी इसी पुलिकट झील के पास स्थित है। क्लियर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पुलिकट झील है ये लैगून झील है। क्लियर है। लैगून झील यानी अनूप झील, कहीं कहीं लैगून झील या अनूप झील भी देंगे। तो पुलिकट झील क्या है, लैगून झील है। क्लियर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो पुलिकट झील है इसके पश्चिम में एक नहर है, वो कई बार पूछी गई है। तो पुलिकट झील के पश्चिम में जो नहर है उसका नाम है बकिंघम नहर। क्लियर है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस झील के पश्चिम में बकिंघम नहर है, तो आपका जवाब क्या होगा, पुलिकट झील के पश्चिम में। क्लियर हो गया। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है, अगर हम विकल्प के आधार पर देखें कि जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है। ठीक है। चिल्का झील कहां पर, उड़ीसा में। अब एक बात और याद रखिएगा, चिल्का झील पूरी उड़ीसा में है और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्लियर है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील है। क्लियर है। अब देखिए ये जो लोनार झील है, ये लोनार झील कहां पर है, महाराष्ट्र में है। क्लियर है। इसके भी बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो पूछी जाती है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये तो बात ठीक है। ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एक क्रेटर झील है। लोनार झील जो है ये क्रेटर झील का उदाहरण है। क्लियर है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखकर चलेंगे। क्लियर है। तो ये सारी बातें आपने यहां पर कवर कर ली। लैगून झील की बात हुई है, लैगून झील में आपने देखा, हाँ। और यहाँ पर जो सांभर झील एक छूट रही है, सांभर झील राजस्थान में। और एक बात और याद रखिए, सांभर झील भी लैगून झील है। क्लियर है। तो जरा लैगून झील को यहीं पर कोरिलेट कर लीजिए कि लैगून झील कौन कौन सी है। तो आपने देख लिया कि लैगून झील में चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सांभर झील ये भी लैगून झील का उदाहरण है, राजस्थान में है। पुलिकट झील ये भी लैगून झील का उदाहरण है। क्लियर है।
इसके अलावा अगर हम लैगून झील के उदाहरण की बात कर लें, यानी अनूप झील की उदाहरण बात कर लें, तो उसमें केरल का अष्टमुड़ी झील है। जो केरल का अष्टमुड़ी झील है ये भी लैगून झील है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि जो लैगून झील है इसको केरल में कयाल कहा जाता है। मैंने अभी आपको जब पश्चिमी घाट को रिलेट किया था तो मैंने वहां पर बताया था आपको कि जो केरल है इसमें लैगून झील को कयाल कहते हैं, और यहाँ पर जो अष्टमुड़ी झील है ये लैगून झील का उदाहरण है। इसके अलावा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये भी लैगून झील का उदाहरण है। सांभर झील तो आपने यहाँ पर देख ही लिया, आंध्र ये राजस्थान में है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, सांभर झील जो राजस्थान में है ये खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थली झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थली झील कौन सी है तो आपका जवाब होगा सांभर झील, राजस्थान। अंतःस्थली का मतलब इनलैंड। क्लियर है? ये बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 237 में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से दो भारतीय राज्यों में साझा करने वाली झील कौन सी है, तो आप कहेंगे पुलिकट झील। क्लियर है? यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। और किन राज्यों में? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये एक लैगून झील है। क्लियर है? पुलिकट झील क्या है? लैगून झील है, यानी अनूप झील का उदाहरण है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। क्लियर है? यहाँ पर अब जैसे जो ऑप्शन में दी गई है, जैसे चिल्का झील आपने देख लिया कि पूरी उड़ीसा में और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, मैंने अभी चर्चा कर ली कि कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है और ये भी क्या है? लैगून झील है। लोनार महाराष्ट्र में है। क्लियर है? लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ये भी आप देख चुके हैं। पुलिकट पर चर्चा हो गई। अगले प्रश्न पे चलना, प्रश्न संख्या 238, और पूछा जा रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 238 का ए विकल्प यहीं सही हो जाएगा। आयोग ने इस प्रश्न का आंसर बी माना है। ठीक है? खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो आयोग ने यहाँ पर सांभर झील को माना है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील है। क्लियर है? और ये चिल्का झील कहाँ पर है? तो अभी चर्चा हुई थी, पूरी उड़ीसा में है चिल्का झील, यानी उड़ीसा राज्य में पुरी में है। और ये किसका उदाहरण है? ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील का उदाहरण है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर डी विकल्प में देखिए बुलर झील लिखा है। देखिए ये जो बुलर झील है, ये पहली बात तो ये है कि ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, और भारत की सबसे मीठे पानी की अगर झील पूछी जाए तो आपका जवाब होगा बुलर झील। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो बुलर झील है ये गोखुर झील का उदाहरण है। अब गोखुर का मतलब गाय की खुर की आकृति के समान ये दिखती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोखुर झील। तो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और ये गोखुर झील का उदाहरण है। और सांभर झील के बारे में आपने पढ़ा है कि ये राजस्थान में है और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थली झील है। ठीक है? अंतस्थ खारे पानी की सबसे बड़ी झील, यानी इनलैंड की बात हो रही है। ठीक है? तो ये भी बात आप ध्यान में यहाँ पर रखेंगे। अब ये देखा जाता है झील से मतलब नहीं कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कि किस टाइप की वो झील पूछ रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 239 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील अभी हम लोगों ने चर्चा की है, कौन सी है? वुलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 239 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। बुलर झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है? और बुलर झील के बारे में हमने आपसे क्या कहा था कि ये गोखुर झील का उदाहरण है और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। क्लियर है? अब यहाँ पर बुलर झील के बारे में एक बात और थोड़ा देखिए, अगर ये पूछा जाए कि किस नदी पर, तो याद रखिएगा झेलम नदी पर। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि बुलर झील पर कौन सी परियोजना है यहाँ पर, तो याद रखिएगा तुलबुल परियोजना। क्लियर है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न और पूछा गया कि वुलर झील जो है ये किस प्रकार की झील का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये विवर्तनिक झील का उदाहरण है। अब ये दिमाग में प्रश्न आ जाएगा कि भाई वुलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है, तो ये विवर्तनिक झील क्या होती है? तो देखिए ये जो विवर्तनिक झील है इनका जो निर्माण है वो पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया कि विवर्तनिक झील का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी के एक बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। और कुमायूं हिमालय में जो अनेक झीलें हैं वो विवर्तनिक झील का उदाहरण है। क्लियर है? कुमायूं हिमालय की जो झील है वो हिमानी झीलों का भी उदाहरण है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलना हम लोग। प्रश्न संख्या 240, यहाँ पर झील और संबंधित राज्य से कोरिलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साला झील। साला झील किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे, साला झील किससे? अरुणाचल प्रदेश, यानी ए को आप पहले से सुमेलित करेंगे। बड़खल झील, तो ये बड़खल झील कहाँ पर है? हरियाणा में। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बी को दूसरे के साथ। लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। क्लियर है? तो यानी यहाँ पर तीसरे से। और काली वेली झील, तो ये काली वेली झील कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। तो ये चौथा, यानी जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 1 2 3 4 का। तो 1 2 3 4 के आधार पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? ए विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है। अब देखिए साला झील कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, स्पष्ट याद रखेंगे। बड़खल झील कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा से संबंधित एक और बहुत पॉपुलर याद रखिएगा, सूरजकुंड झील। क्लियर है? तो हरियाणा में बड़खल और सूरजकुंड झील।
यहाँ पर अगला है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर। अब देखिए लोकटक झील से संबंधित एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो लोकटक झील है ये मीठे पानी की पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मीठे पानी की पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील, तो लोकटक झील है और कहाँ पर है? मणिपुर में। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो याद रखिएगा इसी लोकटक झील में, यानी मणिपुर राज्य की लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो लोकटक झील है इसको मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 241 और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है चंदूबी, और ये जो चंदूबी झील है ये कहाँ पर है? असम में। तो ये बात सही है कि असम में चंदूबी झील है। दूसरा कह रहा है कि हमीरसर झील, तो हमीरसर झील जो है ये गुजरात राज्य में, ये भी सही है। ब्लू बर्ड कहाँ पर है? हरियाणा में, ये भी बात सही है। और अगला है उपवन। याद रखिएगा उपवन जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, उपवन महाराष्ट्र में है। उपवन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप स्पष्ट याद रखेंगे कि जो चंदूबी है ये असम राज्य से संबंधित है, हमीरसर झील जो है ये गुजरात राज्य से। देखिए हमीरसर के अलावा गुजरात में नल सरोवर और नारायण सरोवर, ये दोनों झील भी याद रखेंगे। यानी गुजरात के संदर्भ में आप यहाँ पर हमीरसर, नल सरोवर और नारायण सरोवर, ये तीनों झील जरूर याद रखेंगे। अगला है हरियाणा। हरियाणा में ब्लू बर्ड जो झील है ये हरियाणा में, ब्लू बर्ड झील हरियाणा में। उपवन की बात मैं कर रहा था, ये महाराष्ट्र राज्य के थाने में। उपवन कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के थाने में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 242 और पूछा जा रहा है कि पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है। देखिए जो पंचभद्रा झील है ये राजस्थान राज्य में। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो याद रखेंगे पंचभद्रा झील कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में। क्लियर है? तो यहाँ पर पंचभद्रा को आप राजस्थान से कोरिलेट करेंगे। प्रश्न संख्या 242 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो पंचभद्रा झील है ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। क्लियर है? अगर हम राजस्थान की कुछ अन्य झीलों को भी यहीं पर कोरिलेट कर लें तो उसमें सांभर झील, डिडवाना, पंचभद्रा, लूनकरनसर, ये सभी जो लवणी झीलें हैं ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सांभर झील, डिडवाना झील, पंचप्रभा और लूनकरनसर झील जो है ये सभी राजस्थान की झीलें हैं। और ये कैसी? लवणी झीलें हैं। क्लियर है? इनसे नमक का भी उत्पादन होता है। अब राजस्थान में दो बातें और कोरिलेट करिए यहीं पर। राजस्थान में दो झीलें और हैं जो चंबल नदी पर है, एक है राणा सागर और दूसरा है जवाहर सागर। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि राजस्थान में राणा सागर और जवाहर सागर जो दो झीलें हैं ये चंबल नदी पर है। और इसी चंबल नदी पर एक झील है गांधी सागर, लेकिन ये गांधी सागर जो झील है ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? तो याद रखेंगे चंबल नदी पर तीन झीलें, राणा सागर, जवाहर सागर राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया सांभर झील, डिडवाना झील, पंचप्रभा और लूनकरनसर, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? राजस्थान में। राजस्थान में एक और पिछौला झील है, ये भी बहुत फेमस है। फतेह सागर राजस्थान में है। जयसमंद झील राजस्थान में है। राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, पिछौला झील, ये सभी किससे संबंधित है? याद रखिएगा ये सभी राजस्थान से संबंधित है। क्लियर है? और एक फैक्ट और इसको कोरिलेट कर लीजिए कि जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राजस्थान में सांभर, डिडवाना, पंचप्रभा और लूनकरनसर झीलें जो नाम लिखी गई हैं, याद रखिएगा ये जो चार झीलें हैं ये वायु द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण भी है। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर एक और झील कोरिलेट करिए, नक्की झील, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर राजस्थान की जो भी प्रमुख झीलें थी वो यहाँ पर आपसे कोरिलेट करा दी, क्योंकि यहाँ परीक्षाओं में राजस्थान की झीलों के नाम आते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 243 और पूछ रहा है कि यहाँ पर एक तरफ आर्द्र भूमि है, दूसरी तरफ स्थल के नाम, जैसे सौज झील। सौज झील कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मैनपुरी में। याद रखेंगे मैनपुरी में सौज झील, ये सही है। दूसरा कह रहा है सेखा झील। सेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में, ये भी सही है। बखीरा झील, बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर में, ये भी सही है। सरसाई झील, देखिए सरसाई झील जो है ये आगरा में नहीं, इटावा में है। कहाँ पर है सरसाई झील? इटावा में है। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 243 का डी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं। सरसाई झील कहाँ पर है? इटावा में। तो याद रखेंगे सौज झील मैनपुरी में, सेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, सरसाई झील इटावा में। एक प्रश्न और पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि बेरुआ सागर झील कहाँ, किस राज्य में है? तो याद रखेंगे जो बेरुआ सागर झील है ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है ये किस नदी पर है और किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित है और ये सोन की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। क्लियर है? ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 244 और पूछा जा रहा है
कि यहाँ पर इसको सुमेलित करिए। पहला लिखा है टम्बाओ, तो ये जो टम्बाओ है ये किससे संबंधित है? सिक्किम से। टम्बाओ किससे संबंधित है? सिक्किम से। तो यहाँ पर ए को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करिएगा। अगला लिखा है कोराड़ी, कोराड़ी का संबंध किससे? महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर आप बी को चौथे के साथ। अनसुपा, अनसुपा को किससे कोरिलेट करेंगे? उड़ीसा से। तो यहाँ पर सी को दूसरे के साथ। और यार्लपट, ये जो है यार्लपट जो है ये मणिपुर से संबंधित है, तो डी को पहले के साथ। तो कोड क्या बन रहा है? 3 4 2 1। 3 4 2 1 के आधार पर, 3 4 2 1 के आधार पर यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो रहा है। 3 4 2 1 यानी आपने देखा टम्बाओ किससे संबंधित है? सिक्किम से। टम्बाओ किससे संबंधित है? सिक्किम से। अच्छा, सिक्किम की झील की बात हो रही है तो एक झील बहुत पूछी जाती है जिसका नाम है चोलामू झील। याद रखिएगा, चोलामू झील भी कहाँ पर है? सिक्किम में। टम्बाओ सिक्किम में। फिर एक झील और बहुत फेमस है सिक्किम की, उसका नाम है गुरु डोंगमर। क्या नाम है? गुरु डोंगमर। तो याद रखेंगे, गुरु डोंगमर झील की बात हो या चोलामू की बात हो या टम्बाओ की, ये सभी किससे कोरिलेट होंगे? सिक्किम से। क्लियर है? कोराड़ी, कोराड़ी महाराष्ट्र में है। अनसुपा, अनसुपा उड़ीसा में। और यार्लपट जो है ये मणिपुर में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 245 और पूछा जा रहा है कि कयाल क्या है। तो मैंने आपसे बताया 2 2 3 3 बार हो चुका है। केरल में स्थानीय रूप से इसको लैगून को कयाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? मछली पकड़ने के साथ साथ नौकायन का भी यहाँ पर काम होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदानों में सबसे जो दक्षिण में मालाबार है जो कि केरल के तट, और मैंने ये भी आपसे कहा था कि ये जो लैगून और पश्च झील यहाँ पर निर्मित होते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। याद रखिएगा, वेम्बनाड और अष्टमुडी ये केरल के कयाल लैगून के उदाहरण हैं। क्लियर है? वेम्बनाड और अष्टमुडी जो है ये केरल के कयाल लैगून के उदाहरण हैं। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 246 और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सुमेलित करिए। अष्टमुडी सीधे आपको किससे कोरिलेट करेंगे? केरल से। और ये लैगून झील का उदाहरण है, एक को दूसरे के साथ। पुलिकट, पुलिकट झील को किससे संबंधित करेंगे? तो पुलिकट कहाँ पर है? तो आपने देखा था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिख रहा है, तो बी को तीसरे के साथ कोरिलेट कर दीजिए। रूपकुंड, रूपकुंड कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है? तो यहाँ पर सी को आप कोरिलेट कर देंगे चौथे के साथ। और सूरजकुंड, याद करिए जब हरियाणा में आप पढ़ रहे थे कि बड़खल झील, तो बड़खल झील जब आप पढ़ रहे थे तो उसी समय मैंने आपको सूरजकुंड भी कोरिलेट करा दिया था। बड़खल झील लिखा है या सूरजकुंड, तुरंत आप कोरिलेट करेंगे किससे? हरियाणा से। तो यहाँ पर आप सूरजकुंड को हरियाणा से, बी का पहला। तो कूट क्या बन रहा है? 2 3 4 1। और 2 3 4 1 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ देख लीजिए, अष्टमुडी केरल में, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर, रूपकुंड उत्तराखंड में, और सूरजकुंड कहाँ पर? हरियाणा में। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक बात और मैं फिर से याद दिला दूं, केरल में अष्टमुडी के अलावा और कौन कौन सी झीलें हैं? तो वेम्बनाड झील, याद रखिएगा, वेम्बनाड झील भी बहुत पूछता है। और पेरियार झील। अष्टमुडी, वेम्बनाड झील और पेरियार, ये सभी आप उदाहरण ध्यान में रखेंगे। किससे संबंधित? केरल से संबंधित ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं कोरिलेट करना चाह रहा था पेरियार झील और वेम्बनाड झील के बारे में। अष्टमुडी के तो बारे में आपने देख लिया कि ये लैगून झील का उदाहरण है। क्लियर है? देखिए, जो पेरियार झील है ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है? केरल में जो पेरियार झील है ये कृत्रिम झील है, और इस झील से जल बैगई नदी को प्राप्त होता है। पेरियार झील से जल किसको प्राप्त होता है? बैगई नदी से। और अगर ये पूछा जाए कि पेरियार झील को जल किससे प्राप्त होता है, तब आपका जवाब होगा पेरियार नदी से। क्लियर है? तो जो पेरियार नदी है इसको जल प्राप्त होता है पेरियार नदी से, और पेरियार झील से किसको जल प्राप्त होता है? तो बैगई नदी को। क्लियर है? ये भी बात ध्यान में रखें। और पेरियार झील किसका उदाहरण है? कृत्रिम झील का। हम बात की अभी यहीं पर वेम्बनाड झील की। वेम्बनाड झील तो केरल में, ये ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया स्टेटमेंट में, इस झील में वेलिंगटन द्वीप है। क्लियर है? याद रखिएगा, वेम्बनाड झील जो केरल में है, इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। क्लियर है? वेलिंगटन द्वीप किससे संबंधित है? वेम्बनाड झील केरल से। और याद रखिएगा, ये भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील ये भारत की सबसे लंबी झील है। और इस झील में गिरने वाली अगर नदियों की बात कर लें तो 2 नदी आपको ध्यान रखनी है वेम्बनाड झील के संदर्भ में। एक है पेरियार नदी और दूसरा है पेम्बा नदी। ठीक है? और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो वेम्बनाड झील है इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है। ठीक है? कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर। ये भी प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप वेम्बनाड झील के संदर्भ में याद रखिएगा। अब तो ये तो पूरी झील एकदम डिटेल में कवर हो गई। अच्छा, उत्तराखंड में रूपकुंड देख लिया आपने। एक हिमानी झील है, ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है? चमोली। ठीक है? इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 247 और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित है। अच्छा, कोई एक सुमेलित है, देखिए जरा। अच्छा, जो जिस नाम को आप पूर्व में जानते हैं उनको बताते हुए भी चलेंगे, सोचते हुए भी चलेंगे। जैसे लोनार झील पढ़ चुके हैं आप। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर है? यानी ये सही सुमेलित नहीं है। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ये सही नहीं है। नक्की,
अच्छा देखिए, नक्की अभी आपने राजस्थान की जितनी झीलें कवर की थी, मैंने एक आपसे कहा था नक्की झील भी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये भी सही सुमेलित नहीं। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये आप पढ़ भी चुके हैं और ये सही है। पुलिकट कहाँ पर है? तो पुलिकट झील आपने देखा है कि केरल में नहीं है, ये 2 राज्यों में है। अगर उन दोनों में से कोई एक नाम लिखा रहता तब भी मान लेते। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, तो ये भी गलत हो गया। यानी यहाँ पर सही सुमेलित क्या है? विकल्प सी सही हो जाएगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? अब देख रहे हैं ये प्रश्न कितने बार इस तरह के पूछे गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि झीलों में जितनी भी प्रमुख झील हैं, इंपॉर्टेंट झील हैं, वो मैं आपको कोरिलेट कराता हुआ चल रहा हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मैं अतिरिक्त झील बता रहा हूँ उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है? वो किसी न किसी अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको भी मैं समाहित करते हुए चल रहा हूँ। अब जैसे नक्की राजस्थान में, अब इस राजस्थान की आप पूरी झील कवर कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अब देखिए महाराष्ट्र में लोनार के अलावा एक पोवई भी झील है, वो भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी एक कई बार पूछ लेता है कि ये महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो याद रखेंगे जो लोनार और पोवई झील है ये मुंबई में है। ठीक है? और महाराष्ट्र में एक और झील है जिसका नाम है गोरेवाड़ा। देखिए जो महाराष्ट्र में गोरेवाड़ा झील है ये नागपुर में है। क्लियर है? और एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ज्यादातर लोग इसको प्रश्न को गलत कर देते हैं, वो है सलीम अली सरोवर झील। देखिए जो सलीम अली सरोवर झील है ये महाराष्ट्र राज्य में है और कहाँ पर है? औरंगाबाद में। क्लियर है? तो अगर हम राज्य के संदर्भ में देखें महाराष्ट्र में, तो लोनार झील, पोवई झील, गोरेवाड़ा झील और सलीम अली सरोवर झील, ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो चिल्का झील उड़ीसा आप जान ही चुके हैं। आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी, आंध्र प्रदेश में मैंने आपसे कहा कोलेरू है। इसके अलावा नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसी तरह से निजाम सागर, ये भी बहुत पूछा गया है। निजाम सागर आप ध्यान रखिएगा, निजाम सागर मंजरा नदी पर है। अब देखिए सागर आया ना, एक फैक्ट और मैं यहीं पर आपको कोरिलेट करा रहा हूं, कभी आपसे गलत नहीं होगा। आपने देखा कि अर्जुन सागर और निजाम सागर ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। ठीक, याद रखिएगा हुसैन सागर तेलंगाना में है। क्लियर है? और मूसी नदी इसी हुसैन सागर में जल गिराती है। क्लियर है? ठीक है? तो याद रखिएगा इसमें मूसी नदी का जल गिरता है किसमें? हुसैन सागर में। और हुसैन सागर के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये किन दो नगर के बीच में स्थित? हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है? हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, और ये तेलंगाना राज्य में। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख के चलेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 248 और पूछा जा रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहां पर? तो देखिए अब श्रीहरिकोटा द्वीप तो बहुत कई बार हो चुका है, कहां पर? पुलिकट झील पर। क्लियर है? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। और देखिए ये जो चिल्का झील है, ये चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। क्लियर है? अगला करा निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहते हैं? अब देखिए रहस्यमयी झील, याद रखिएगा ये जो रूपकुंड झील है, ठीक है, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। और ये प्रश्न उठता है कि ये जो रहस्यमयी झील है रूपकुंड झील, ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड राज्य में है। क्लियर है? उत्तराखंड राज्य में रूपकुंड झील है। ठीक है? और एक बात और याद रखिएगा, रहस्यमयी झील के अलावा इसे मानव कंकाल झील भी कहते हैं। यहाँ से मानव कंकाल मिले थे, इसलिए इसको रूपकुंड के अलावा रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील भी कहा जाता है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और उत्तराखंड में कहाँ पर? चमोली जिले में। क्लियर है? अगर मैं यहीं पर उत्तराखंड के प्रमुख झील को कोरिलेट कर दूं, तो इसमें नैनीताल याद रखेंगे, राकस ताल बहुत पूछा जाता है उत्तराखंड में, सात ताल ये भी उत्तराखंड में, माला ताल ये भी उत्तराखंड में, देवताल उत्तराखंड में, खुरपा ताल उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल ये भी उत्तराखंड में। क्लियर है? तो ये सभी आप उत्तराखंड के संदर्भ में ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लियर है? अगला चलते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 250। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला करा वेम्बनाड झील, तो केरल में कई बार पढ़ चुके हैं, इसकी डिटेल चर्चा कर चुके हैं कि भाई इसको तो वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। क्लियर है? और इसमें 2 नदियाँ गिरती हैं, पेम्बा और पेरियार। और इसी के पूर्वी तट पर कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य भी है। लोकटक झील की बात कर लें, लोकटक झील पर भी डिटेल चर्चा हुई है कि मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, और इसी लोकटक झील में मणिपुर की केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ नेशनल पार्क है और मणिपुर की जीवन रेखा हमने बताया था लोकटक झील। तो सीधे सीधे यही सुमिलित नहीं है, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। डल झील कहाँ पर है? कश्मीर में। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आप पता है पुलिकट झील कहाँ पर है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। यहाँ पर अगर एक नाम है राज्य का आंध्र प्रदेश तो उसको आप सही मानेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील केरल। अच्छा केरल में और कौन कौन सी झील आपने देखी थी? अष्टमुडी, वेम्बनाड और पेरियार। अच्छा मणिपुर में लोकटक झील हो गई। एक बात और मैं यहाँ पर कोरिलेट कर दूं, डल झील जो है ये कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है? जम्मू कश्मीर में ही वुलर झील आप पढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक झील और याद रखिएगा, नागिन झील। नागिन झील भी जम्मू कश्मीर से। अंचार झील ये भी बहुत पूछा गया, अंचार झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा मणिपुर में लोकटक झील है, इसी तरह जो
उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उसमें एक मिजोरम राज्य जो है, वहाँ पर एक झील है पाला झील, ये भी बहुत पूछा गया। पाला झील कहाँ पर? मिजोरम में। मेघालय में उमियम झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। उमियम झील कहाँ पर है? मेघालय में। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 251 पूछा जा रहा है कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? यानी मुंबई की जो मीठी नदी है, सबसे पहली बात तो आपको ये भी पता चल गया कि मीठी नदी कहाँ से संबंधित है? मुंबई से। और किस झील से निकल रही है? तो याद रखिएगा पोवई झील से। क्लियर है? पोवई झील से जो है मीठी नदी मुंबई की वो निकली है पोवई झील से। अच्छा, एक चीज ये देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आपने जो पिछले एक प्रश्न में मैंने महाराष्ट्र की जो झील को कोरिलेट किया था, तो मैंने आपसे बताया था कि लोनार झील और पोवई झील ये दोनों मुंबई में है। उसके बाद मैंने बताया था कि गोरेवाड़ा झील जो है ये नागपुर में है, और उसके बाद मैंने बताया था कि सलीम अली सरोवर झील जो है ये औरंगाबाद में है। क्लियर है? तो मान लीजिए अगर इस तरफ से भी रिस्क लेना था तो पोवई झील मुंबई में है, तो आप ऐसे भी इसको बिल्कुल कोरिलेट करके बिल्कुल सही कर ले जाते। क्लियर है? तो मुंबई में पोवई झील और लोनार झील है, लेकिन इसमें पोवई झील जो है इसी से मीठी नदी निकलती है मुंबई की। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, मीठी नदी जो मुंबई में प्रवाहित होती है, इसकी उत्पत्ति का जो प्राथमिक स्रोत है वो तो पोवई झील है, लेकिन इसका द्वितीयक स्रोत जो है वो विहार झील भी है। क्लियर है? तो इस दृष्टिकोण से भी आप ध्यान में रखेंगे। तो प्राथमिक स्रोत के तौर पे आपने यहाँ पर पोवई। अगला है प्रश्न संख्या 252। यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पर झील के प्रकार से झील को कोरिलेट करने के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति को थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन जब मैं झील को एक्सप्लेन कर रहा था तो ये पूरी प्रयास कर रहा था कि उसमें ये भी बताया जाए कि ये किस प्रकार की झील है। अब जैसे अगर हम इधर झील की तरफ निगाह देखें तो देखिए, चिल्का झील लैगून झील है, इस पर चर्चा हुई है, और ये भी बात हुई है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्लियर है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, तो आप चिल्का झील को लैगून से कोरिलेट कर दीजिए, यानी डी के सामने 1 लिख लीजिए। क्लियर है? अब आ जाइए लोनार झील। लोनार झील से बिल्कुल स्पष्ट है कि लोनार झील भी मैंने आपसे बताया था कि महाराष्ट्र में है, और ये क्रेटर झील का उदाहरण है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप क्रेटर के सामने लोनार झील, यानी ये 2 कर लीजिए। अगला है सुराहा ताल। ये जो सुराहा ताल है ये गोखुर झील का उदाहरण है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ए को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे, और वुलर झील को भी मैंने बताया था कि ये गोखुर झील का उदाहरण है। प्लाया की बात करें, सांभर झील से कोरिलेट कर देंगे, तो यहाँ बी को आप चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। जो सही कोड बन रहा है 3 4 2 1, सही कोड क्या बन रहा है? 3 4 2 1, और 3 4 2 1 के आधार पर ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 4 2 1 के आधार पर ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 3 4 1 2 के आधार पर ए विकल्प तो सही है, लेकिन यहाँ पर गोखुर झील के आगे चिल्का झील लिखा है, ये गलत लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि क्रेटर के सामने देखिए सुराहा ताल लिखा है। जरा इसको सही करिए। गोखुर झील के आगे आप क्या लिखेंगे? गोखुर झील के आगे सुराहा ताल लिखेंगे। प्लाया झील के आगे आप क्या लिखेंगे? सांभर झील। क्रेटर झील के आगे आप लोनार झील लिखेंगे, और लैगून झील के आगे चिल्का झील लिखेंगे, तब ए विकल्प यहाँ पर सही। ये सही है विकल्प के आधार पर, लेकिन ये लिखा गलत है यहाँ। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 253। पूछा जा रहा है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन सी है? अंचार झील। ठीक है, अंचार झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 253 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। और इसके अलावा कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये आप पढ़ चुके हैं। फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है? और हमीरसर कहाँ पर है? हमीरसर झील गुजरात में है। क्लियर है? तो ये भी बात आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अंचार झील जो है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, इसी झील से गोमती नदी भी निकलती है। क्लियर है? तो स्पष्ट हो गया, अंचार झील याद रखेंगे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 254 और पूछा जा रहा है कि भारत में निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? अब देखिए कोलेरू आंध्र प्रदेश आप जानते हैं, काट दीजिए। हमीरसर की बात करें तो हमीरसर आप गुजरात में पढ़ चुके हैं अभी पिछले ही प्रश्न में, इसको भी काट दीजिए। साला झील अरुणाचल प्रदेश आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसको भी काट दीजिए। तो अब बचा क्या? चपनाला। तो ये चपनाला कहाँ पर है? असम में। तो याद रखेंगे चपनाला झील कहाँ पर है? असम में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी चपनाला झील जो है ये असम में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इसके अलावा हमीरसर झील कहाँ पर? गुजरात में, और साला झील कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अगला करा प्रश्न संख्या 255, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो अभी चर्चा हुई है कि फुलहर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पीलीभीत में, और इसी से गोमती नदी निकलती है। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 255 का ए विकल्प। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, और एग्जैक्ट बात करें तो माधो टांगा के समीप है, गोमती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है,
और ये झील जो है पंगौली फुलहर ताल और गोमत ताल के नाम से भी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, फुलहर झील को गोमत ताल भी कहते हैं या पंगैली फुलहर ताल भी कहते हैं, लेकिन जो नाम आपको स्पष्ट याद रखना है कि फुलहर झील को गोमत ताल के नाम से भी जानते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 256 और यहाँ पे कोरिलेट करना है। साला झील, तुरंत आप क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, एक को दूसरे के साथ। हेफलांग या हाफलांग झील, देखिए ये जो हेफलांग या हाफलांग झील है ये कहाँ पर है, असम में है। क्लियर है, ये कहाँ पर, असम में। और असम में एक और झील आपने पढ़ा, चपनाला झील। क्लियर है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो बी को आपको रिलेट कर दीजिए चौथे के साथ। तो असम में आपने देख लिया हाफलांग या हेफलांग झील या चपनाला। लोनार झील, लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में, अभी चर्चा हुई है। किसका उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप सी को पहले के साथ। तलवारा झील, तलवारा झील कहाँ पे, राजस्थान में। क्लियर है, तो इसको आप कोरिलेट किससे कर देंगे, तीसरे के साथ। सही कोड क्या बन रहा है, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 के आधार पे सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3 के आधार पे। क्लियर है, तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में, हेफलॉन्ग और चपनाला झील असम में, लोनार झील महाराष्ट्र में, क्रेटर झील का उदाहरण है। तलवारा झील कहाँ पर है, राजस्थान में। क्लियर है, अगला देखिए। प्रश्न संख्या 257 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर एक तरफ राज्य के नाम है, दूसरी तरफ गर्म झरने के नाम दिए गए। पहला लिखा हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, ये एक हॉट स्प्रिंग है, तो ये बात यहां पर सही है, यानी हिमाचल प्रदेश से मणिकर्ण सुमेलित होगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश को लेकर एक बात और याद रखिएगा कि गोविंद सागर एक झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई एक विशाल झील है। क्या नाम है, गोविंद सागर। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण ठीक है। उड़ीसा में तप्ता पानी, ये भी सही है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, ये भी सही है। गुजरात में नारायणी लिखा है, ये गलत है। याद रखिएगा, नारायणी गुजरात में नहीं है, नारायणी का संबंध राजस्थान में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 257 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो नारायणी है इसका संबंध राजस्थान से है, न कि गुजरात से। और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, उसके अलावा उड़ीसा में तप्ता पानी और महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पर कोरिलेट करा दूं। जब मैंने आपसे गुजरात की झीलों के बारे में चर्चा की थी तो वहां पर हमीरसर के अलावा मैंने नल सरोवर और नारायण सरोवर बताया। तो याद रखिएगा, नारायण सरोवर और नारायणी को मिक्स नहीं करना है। नारायणी लिखा रहे तो राजस्थान और नारायण सरोवर लिखा रहे तो गुजरात, नल सरोवर लिखा रहे तो गुजरात और हमीरसर लिखा रहे तो गुजरात। क्लियर है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 258 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हिमनद है, दूसरी तरफ है। अब देखिए, इस पर भी चर्चा हो चुकी है, सियाचिन हिमनद, नुब्रा घाटी, इस पर बात हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला कह रहा है बियाफो हिमनद, तो बियाफो हिमनद क्या है, ब्राबलोह घाटी से संबंधित। बियाफो हिमनद जो है ब्राबलोह घाटी से संबंधित है, ये भी सही है। 12 सिगरी हिमनद, ये जो 12 सिगरी हिमनद है ये चंद्रा घाटी से संबंधित है, ये भी सही है। और जो सोना पानी हिमनद है, ये सोना पानी हिमनद गोरी गंगा से संबंधित नहीं है, पट्टन घाटी से संबंधित है, लाहौल। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 258 का डी विकल्प जो सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। तो स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा घाटी, बियाफो हिमनद, ब्राबलोह घाटी, 12 सिगरी हिमनद, चंद्रा घाटी, सोना पानी हिमनद, पट्टन घाटी, लाहौल में। क्लियर है, अगला देखिए। अगला है प्रश्न संख्या 259। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, उत्तराखंड के कुमायूं में मिलाम हिमनद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, इस पर चर्चा भी हो चुकी है। तो प्रश्न संख्या 259 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो मिलाम हिमनद है ये उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। और याद रखिएगा, यह हिमनद जो है ये कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है, यानी मिलाम हिमनद जो है ये कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर है, अगला देखिए। अगला प्रश्न संख्या 260 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है मणिकर्ण, तो देखिए मणिकर्ण अभी आपने हिमाचल प्रदेश पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, ये गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि जो ज्वालामुखी गर्म स्रोत है ये कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्लियर है, तो याद रखेंगे मणिकर्ण भी हिमाचल प्रदेश से और ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश से, तो ये गलत है। इसके अलावा अनहोनी, ये मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। तप्त पानी अभी आप पढ़ चुके हैं, उड़ीसा, ये भी सही है। क्लियर है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 260 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ये ज्वालामुखी जो जल स्रोत है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर प्रदेश के नाम के साथ साथ जिले के भी नाम दिए, जैसे मणिकर्ण है या मणिकर्ण लिखा था, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। वहीं ज्वालामुखी जो गर्म स्रोत है ये हिमाचल प्रदेश में तो है लेकिन कांगड़ा जिले से संबंधित है। अनहोनी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है। तप्त पानी उड़ीसा के गंजाम जिले से स्थित है। बेसिकली आप लोग यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का किसी को देना है तब तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर राज्य के भी नाम याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। क्लियर है, अगला देखिए।
अगला कह रहा है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? तो देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये केदारनाथ के उत्तर में है। केदारनाथ मंदिर जो है उसी के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 261 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। केदारनाथ के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर है। अब देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग जिले है वहां पर जो एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम केदारनाथ मंदिर है, इसी के उत्तर में है। यानी कहने का मतलब ये है कि केदारनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है और इसी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर है। क्लियर है? एक बात याद रखिएगा कि मंदाकिनी नदी का स्रोत यही चौराबाड़ी ग्लेशियर है। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा कि 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर की टूटने के कारण हुई थी। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 262, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब गर्म स्रोत के बारे में पूछा, वक्रेश्वर। तो देखिए वक्रेश्वर का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से, ये तो सही है। गौरीकुंड उत्तराखंड, ये भी आप जानते हैं। मणिकर्ण या मणिकरण, ये भी आप पढ़ चुके हैं और ये भी जानते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है मणिकरण। और हिमाचल प्रदेश में एक और कौन सा गर्म है, ज्वालामुखी, वो कांगड़ा जिले में है। क्लियर है? देवला झारी ये सिक्किम में लिख रहा है। देखिए जो देवला झारी है, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो देवला झारी उड़ीसा में है। ठीक है, सिक्किम में नहीं, देवला झारी कहाँ पे? उड़ीसा में। इसलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 262 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे वक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में, गौरीकुंड उत्तराखंड में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश में और देवला झारी ये उड़ीसा में है। क्लियर है? देवला झारी कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर चारागाह या हिल स्टेशन को उनसे संबंधित नाम, जैसे बन्नी चारागाह। तो बन्नी चारागाह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। ठीक है, तो ए को आप सम्मिलित कर दीजिए तीसरे से। बुग्याल, ये तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में, तो ये बी को आप पहले से। खज्जियार, ये भी आप पढ़ चुके हैं। खज्जियार कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। खज्जियार कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको रिलेट कर देंगे किससे? चौथे से। और पहलगाम कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ये आप दूसरे से। तो कूट क्या बन रहा है? 3 1 4 2। 3 1 4 2 के आधार पर यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, 3 1 4 2 के आधार पर। अब देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बन्नी चारागाह गुजरात में, बुग्याल उत्तराखंड में, खज्जियार कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? और देखिए एक झील जम्मू कश्मीर की और दिमाग पे आ रही है, वेरीनाग झील, बहुत पूछा जाता है। वेरीनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जो हिल स्टेशन पहलगाम कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। अगला है प्रश्न संख्या 264 और पूछा जा रहा है सियाचिन ग्लेशियर विवाद किससे संबंधित है। तो सियाचिन ग्लेशियर विवाद किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सीधा जवाब हो जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 264 का सी विकल्प से हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के उत्तर में बर्फीले चोटियों से आच्छादित है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है और इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। किसको? सियाचिन ग्लेशियर को। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अच्छा सियाचिन ये जो ग्लेशियर है इससे संबंधित कौन सी घाटी आपने कोरिलेट की थी? नुब्रा घाटी। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 265। प्रश्न संख्या 265 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा सियाचिन हिमनद जो है सबसे बड़ा है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाए। देखिए जो सियाचिन हिमनद है, सियाचिन ग्लेशियर, ये पूर्वी काराकोरम दर्रे पर हिमालय पर्वत पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई बात कर लें समुद्र तल से तो ये 5753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए बालतोरो हिमनद जो ऑप्शन में दिया गया है ये पाकिस्तान के गिलगिट बाल्चिस्तान क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है? और ये जो बालतोरो हिमनद है ये 58 किलोमीटर लंबा है। वहीं जो चोगोलुंगमा हिमनद है ये 50 किलोमीटर लंबा है और जो बियाफो हिमनद है ये 61 किलोमीटर लंबा है और ये जो बियाफो हिमनद है ये पाकिस्तान के गिलगिट बल्चिस्तान के काराकोरम पर्वत पर स्थित है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 266 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट पर तो क्या हो जाएगा? चिल्का झील। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 266 का बी विकल्प से हो जाएगा। पूर्वी तट पे जो सबसे बड़ी लैगून झील है उसका नाम क्या है? चिल्का झील है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि 1981 में रामसर स्थलों की सूची में से शामिल कर लिया गया था और ये झील जो है उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में विस्तृत है। कौन सी? चिल्का झील। और जो ऑप्शन में पुलिकर झील है आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ये खारे पानी की झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? और इसके अलावा अगर हम बात कर लें किलीवेली झील की, तो ये जो किलीवेली झील है इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। किलीवेली झील का संबंध किससे? तमिलनाडु राज्य से है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये झील वाला भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगला जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख दर्रे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।